चलिए गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। हर्षदा और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और मार्केट पर बात करेंगे। आज फिर से एक कमज़ोर सेशन ही माना जाएगा ये निफ्टी के लिए, तो खास तौर से बैंक निफ्टी भी खासा कमज़ोर। हालांकि मिड कैप्स ने फिर आउट परफॉर्म किया और निफ्टी आईटी ने फिर आउट परफॉर्म किया। अगेन समथिंग जो लगातार हम कह भी रहे हैं कि निफ्टी आईटी 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बाकी इंडिसेस का सपोर्ट शायद ना हो इतना। और इनफैक्ट निफ्टी आईटी ने आज एक बड़ी गिरावट से बचाया निफ्टी को। एक्सपायरी आज वही मंथली वाली, तो एक शार्प 3 PM मूव की पॉसिबिलिटी है, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अगर वो मूव आ सकता है या नहीं। लेकिन आज एक चीज़ मैं कहूँगा, आज मार्केट ने आपको कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं दिया है, वॉलेटाइल रहा है, एक बैंड के अंदर ही रहा है। सेल ऑन रैली अगेन प्ले आउट हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिले ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं लास्ट के 1.5 घंटे में चीज़ें बदलती हैं नहीं। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज। 19,388 दिन की ऊंचाई थी, वहां से हम फिर से कूल ऑफ करते हुए, और ऐसा लग रहा था कि हम शायद आज 19,200 भी टेस्ट करेंगे। 272 डे लो था अनुज। लेकिन इस एक्सपायरी को फाइनली क्या वर्डिक्ट देंगे, कंसिडरिंग ये पूरे महीने हमने देखा है ज्यादा पेनफुल सत्र रहे हैं, स्पेशली इंडाइसिस के लिए, मिड कैप्स के लिए तो एक फैंटास्टिक अगस्त उभर कर आया। नहीं, बिल्कुल 100% कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि जो आपका मार्केट है उसमें एक डायकॉटमी रही है हर्षदा। और देखिए आज भी हमारी निफ्टी पर अप्रोच थी कि सेल एवरी रैली विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,452, और कोई लग ही नहीं रहा था कि मार्केट ये एक्चुअली एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाइए, कोई फ्री ट्रेड हुई है शायद आज निफ्टी में। हाँ, निफ्टी में कुछ गड़बड़ थी वो एक्चुअली। अब ठीक है, 19,388 वो उससे ऊपर हम गए नहीं। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था ऑप्शंस के, क्योंकि एक्सपायरी है इसके लिए। उसमें कॉल और पुट्स के कुछ आंकड़े देख रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ स्टैंड आउट करती है। पहले तो आप 19,300 की कॉल लेकर आइए, उसके बाद 19,250 के पुट देखेंगे हम। 19,300 की कॉल देखिए, 19,300 की कॉल इस समय सिर्फ 10 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एक्सपायरी को लेकर। दूसरी तरफ 19,250 के पुट भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, तो वहाँ भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद एक बैंड ही रहे। ये एक बैंड रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि एक तेज मूव पॉसिबल है 3 बजे में, और आप बाजार में अगर ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो सिर्फ बाउंड्रीज पर ट्रेड करिए। बाउंड्रीज पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट आपको पैसा बना के दे रही है। अगर आप बाउंड्रीज में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो पैसा नहीं बन रहा है। सो हमने एक चीज़ सिंपली कही थी कि फॉलिंग मार्केट में बाय करना है, बाइंग मार्केट और राइजिंग मार्केट में सेल करना है आपको। वही स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर रही है। 3 बजे का मूव देखते हैं। पॉसिबिलिटी है कि एक अगर 19,250 ब्रीच हो या 19,330 ब्रीच हो तो एक ट्रेड मिले, उस पर बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है सेकंड टाइम रनिंग। आप 43,900 की कॉल देखिए एक बार जरा। 43,900 की कॉल लेकर आइए पहले। ये 44,011 पर, अब इस समय हम बैंक निफ्टी पर 43,900 की कॉल 84 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, जबकि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर है। ऐसा क्यों है? ये इंट्रिंसिक से कम पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब इस समय अगर बैंक निफ्टी 43,984 पर हो तब तो समझ में आता है। बैंक निफ्टी 44,020 पर है, तो 43,900 कॉल का प्रीमियम कम से कम 120 रुपये होना चाहिए। वो 84 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये नॉर्मली तब होता है जब ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लास्ट आवर में बड़ी गिरावट आएगी मार्केट में, और वो कॉल सेलिंग कर रहे हो, और इवन उस कॉल की सेलिंग कर रहे हो जो अभी टेक्निकली इन द मनी है। अगर यहीं पे निफ्टी एक्सपायर हो जाए, बैंक निफ्टी, तो जो कॉल राइटर है उनको एक्चुअली लॉस होगा। लेकिन फिर भी वो ये मान के चल रहे हैं कि अगले 1.5 घंटे में शायद बैंक निफ्टी और गिरेगा। 44,000 पर भी कॉल राइटिंग हुई है, और नीचे 43,800 बड़ा सपोर्ट है। पिछली बार भी 43,800 से हम घूमे थे। 43,800 ऐसा लग रहा है कि शायद बच जाएगा एक बार के लिए। लेकिन हर्षदा, सीरीज खराब रही है। सीरीज एंड हो रही है ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज। लोएस्ट पॉइंट रहा है 19,223, हमें 19,292 पर। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम नया लो बना रहे हैं सीरीज का। ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है। भले आप मिड कैप के आउट परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा खुश हो जाएं, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट खराब रहा है। जी हाँ, वीकनेस इनफैक्ट परसिस्ट करती हुई पूरे साल रही है। एक महीने में आप देख ही रहे थे करीब 3-3.5% के नुकसान पर निफ्टी अगर यहीं पर क्लोज दिखाता है वो नजर आएगा। चलिए आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया है। क्या ट्रेंड कर रहा है आज तेजी और मंदी की तरफ? कंस्टिंग मार्केट ब्रेथ आज पूरी तरह से दबाव में आती हुई फिर दिखाई दी है। लूजिंग पॉइंट पर आप गौर करेंगे तो अदानी ग्रुप काउंटर्स
फॉर वैलिड रीजंस यहाँ पर कुछ करेक्शन दिखा रहे हैं। बीपीसीएल में वो करेक्शन का सिलसिला कल जो शुरू हुआ था आज कायम है। नेस्ले इंडिया में भी करीब करीब 2% तक का डाउन टिक देखने को मिल रहा है आज। दरअसल एफएमसीजी स्टॉक्स पर दबाव है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा 4% नीचे, अंबुजा सीमेंट में गिरावट, ये एचपीसीएल फिर आ गया बीपीसीएल के साथ में कमजोर, और एस्कॉच कुबोटा कल ही दोपहर को हम क्लोजिंग पर कह रहे थे कि क्या बड़ा मूव देखने को मिला है, आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली की ग्रिप आती हुई दिखाई दी है। मारुति एक बार फिर 10,000 के पार निकलता हुआ 2.5% ऊपर टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है। आज आईटी कंपनियों में कोहेसिव तेजी है। एलटीआई माइंडट्री दिग्गजों में सबसे एक्टिव है, और इसके बाद मिड कैप की एक लंबी लिस्ट है जहां पर तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बन रही है और अच्छा रोल ओवर भी देखने को मिला है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए पिछले 2-3 दिन अच्छे रहे हैं, 4-4.5% का इजाफा, और आज एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम और प्राइस एक्शन बनता हुआ। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं हरकत देखने को मिल रही है, खरीदारी देखने को मिल रही है, और वीकनेस वाले स्टॉक्स तो हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए ही हैं। अब फंडामेंटल्स पर आज बात करेंगे राजेश अग्रवाल से। टेक्निकल जानकारों में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता, शिल्पा राउत, रचना वैद, ये सब हमारे साथ हैं। 2:20 पर कल पर नजरें रहेंगी, खासतौर से जहां पर अगस्त की बिक्री के आंकड़े आएंगे। यतिन को जोड़ेंगे इस डेटा के साथ। यही नहीं, आज 2:30 बजे स्पेसिफिक चर्चा एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े रिस्क पर होगी, और मनी कंट्रोल के संतोष नायर को हम जोड़ेंगे। इन्होंने आज सुबह में एक डिटेल लेख भी लिखा है हाल फिलहाल में जो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी एक स्पेसिफिक एल्गो ट्रेड के चलते। फिर हर रोज की तरह लेकर आएंगे आपके लिए 4 का चौका। सस्ता ऑप्शन हम लेंगे आज शिल्पा राउत से। मानस बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, रचना देंगी चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल के जिम्मे। 2:45 पर जियो फाइनेंशियल के आज सेंसेक्स से बाहर होने के डिटेल्स लेकर आएंगे यतिन मोता, और फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हम जोड़ने वाले हैं मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी को। 3 बजे ऑफ कोर्स यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम का जायजा लेकर, और बीटीएसटी ट्रेड्स या एसटीबीटी क्या जानकार दे रहे हैं उस पर नजरें और क्लोजिंग की रणनीति। ओके, चलिए सिलसिला शुरू करते हैं कॉल्स का, और हमारे पैनल को एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। इस समय मार्केट फिर एक बार डे लो की तरफ चलने को तैयार, 19,294 इस समय पैनल हमारी स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एम्फेसिस। अच्छा ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है 2000 के आसपास, वहां से जो बाउंस मिला है बढ़िया है। 2443 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 2420 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 2500 पॉसिबल है कल तक। एम्फेसिस मिड कैप आईटी में एक और मजबूत खिलाड़ी साबित होता हुआ, तो वहां पर गाबा साहब की नजरें हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षिता जी एंड अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। यहाँ पे मुझे अभी के लिए सितंबर सीरीज में टाइटन मुझे पसंद आ रहा है। टाइटन अभी सितंबर सीरीज में ट्रेड कर रहा है अराउंड 3120, तो यहाँ पे आप 3100 के नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस लगाइए, और यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 3200 मुझे 1-2 सेशंस में आते हुए दिख रहे हैं। आप इसको 3200 का कॉल ऑप्शन जो सितंबर सीरीज का है रफली अभी 38 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में इसी रेट पे इसको अभी भी रेकमेंड किया है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 60 प्लस भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। ओके, टाइटन या तो फ्यूचर ले लें या 3200 की कॉल ले लें, दो में से जो आपका मन करे। ये हो गई शिल्पा जी के पिक। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए पॉलीकैब में ध्यान दीजिए। आई थिंक पॉलीकैब एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज या तो कल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहिए। पॉलीकैब में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 5020 ये कैश लेवल्स हैं, 5020 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 5300 के टारगेट सेट करने हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 5140 के ऊपर देखने को मिला तो आपको 150 से 200 पॉइंट की तेजी तो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। मैंने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स बताया। इसके अलावा अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो सितंबर मंथ का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 5200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 151 रुपए का ट्रेड हो रहा है पॉलीकैब का 5200 का 70 सितंबर का कॉल ऑप्शन। 151 रुपए पे खरीदारी करिए, 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 210 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो पॉलीकैब एक ट्रेड था जहां पर तेजी की पोजीशंस लेनी चाहिए। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ है। आशीष, आफ्टरनून, क्या ट्रेड है आपका?
गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, हमें एक तो सेक्टर स्पेसिफिक तो आईटी की हमने काफी समय से चर्चा की, मुझे लगता है उस स्पेस में काफी इंटरेस्ट है और परसिस्टेंट, कोफोर्ज, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और इन पे काफी चर्चा हुई है। तो आज हमें सेक्टर वाइज हमें लगता है कि आईटी और खासतौर पे मिड कैप आईटी का जो ये सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जहां तक कि पिक का सवाल है तो हमने जो पिक चुनी है वो है श्रीराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 1915 पे ट्रेड कर रहा है। और डिस्क्लोजर है कि हम इसको हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की। यहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया बेस अब स्टॉक में 1850 1860 के ट्रेजेक्टरी में बना है और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में मुझे लगता है ये स्टॉक 2100 से 2200 की ट्रेजेक्टरी में एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस हमारी टॉप पिक रहेगी एनबीएफसी स्पेस के अंदर में। यहाँ पर हमें कंफर्ट है वैल्यूएशन का, क्योंकि 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 16-17% का लोन ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, तो व्हीकल फाइनेंस में शायद 12-13% की ग्रोथ हो, बट जो नए सेगमेंट में यहाँ जहाँ पे अब एक्टिव हुए वहां पे 25% की लोन ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि काफी अच्छा लोन ग्रोथ मोमेंटम है और पीयर्स के कंपैरिजन में स्टॉक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 4-5 साल से बहुत ही एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था और अब क्योंकि पोस्ट मर्जर इसमें एक अच्छा एक्शन आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है एक अच्छी सिग्निफिकेंट री रेटिंग श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में होती हुई नजर आ सकती है। ओके, श्रीराम फाइनेंस पर नज़र रखिए। मारुति को एक बार जरा डिस्कस करते हैं। मारुति अब 10,000 प्लस, पहले भी हुआ था जुलाई में टू 10,000 प्लस, लेकिन इस बार का मूव अच्छा शानदार लग रहा है, 10,053। आशीष, गुड आफ्टरनून। व्यू मारुति पर? बिल्कुल अनुज, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि इन दो स्टॉक्स में से किस पे पहले चर्चा करें, पर मैंने फिर श्रीराम फाइनेंस को चूज किया। मारुति भी हमें काफी पसंद है और डिस्क्लोजर की स्टॉक हम रखते हैं पोर्टफोलियो में। अनुज देखिए, इस स्टॉक की सबसे खास बात तो पहले टेक्निकली बात करूं, 5 साल के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट है और ये बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद मारुति में इस तरह की अपसर्ज हमें देखने को मिल रही है, जिसका ऐसे अगर से मैं लॉन्ग टर्म टारगेट लूं फंड टेक्निकली तो मुझे लगता है कम से कम 12,000 रुपए के लक्ष्य आपको आने वाले 9 से 12 महीने में मारुति के स्टॉक में मिलेंगे, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल और अच्छी अपसाइड इंडिकेट करता है। अब जहां तक के आप पूरे ऑटो स्पेस को देखें तो चाहे एम&एम या टीवीएस मोटर के अंदर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी है। मारुति हमें लगता है अब जिस तरह से मार्केट शेयर इनका जिस तरह से लूज हुआ था पिछले 4-5 साल में, अब ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिकवरी मार्केट शेयर गेन के अंदर में आएगी। एसयूवी की इन्होंने भी काफी गाड़ियां लॉन्च की है, उसका एक बहुत ही अब एडवांटेज इस कंपनी को देखने को मिलेगा। सीएनजी के अंदर में वैसे भी मार्केट लीडर थे और जिस तरह से इन्होंने अपने अभी लेटेस्ट केपेक्स का अनाउंसमेंट किया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 4-5 साल से कंपनी एक कहीं ना कहीं से एक थिंक मोड में थी कि किस तरह से केपेक्स को बढ़ाना है या केपेक्स किस लाइन में लाना है, वो क्लैरिटी अब इसमें आना शुरू होगी और उसकी वजह से मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लूं तो अनुज मेरे हिसाब से 9700 पे एक बड़ा बेस बनाकर ये स्टॉक निकला है, तो हो सकता है आपको शायद आने वाले 2 से 3 महीनों में ही ये स्टॉक 10,600-700 के लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका टेक्निकली व्यू क्या होगा मारुति पर? जी बिल्कुल अनुज जी, आई अग्री आशीष जी से कि यहाँ पे मारुति पे देखेंगे तो 10,000 के ऊपर अभी इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप सितंबर सीरीज में 10,200 का कॉल अगर आप किसको थोड़ा आउट ऑफ द मनी सेफ जाके प्ले करना है तो 10,200 का कॉल ऑप्शन आई जस्ट चेक। 10,200 आप कह रही हैं शिल्पा? यस, 10,200 का कॉल ऑप्शन अभी 203 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 120 का रखिए। मुझे लगता है ये आपको शायद सितंबर सीरीज में अराउंड 400 से 600 के बीच में भी आपको ये बहुत इजीली ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड है, वेरी कैलकुलेटिव रिस्क रिवॉर्ड है, आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड और डबल होने के आसार देखिए 204 पर है 10,200 वाला कॉल और ये 400 का टारगेट शिल्पा जी दे रही। मोमेंटम तो खूब भरपूर देखने को मिला है। मारुति धीरे धीरे करके फिर से वो 10,000 के पार निकलता हुआ 6 जुलाई वो दिन था जब इसने पहली दफा 10,000 के लेवल को पार किया था। अच्छा, इस बीच आप नीचे फ्लैश देख रहे हैं कि सितंबर में घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में इजाफा है। दरअसल सरकार ने कीमतें बढ़ा दी है। सितंबर के लिए जो घरेलू नेचुरल गैस की कीमत तय की गई है वो करीब $8.60 प्रति MMBTU है। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण, ये $7.85 से बढ़कर $8.6 के आसपास आ रही है।
क्या और डिटेल है? और जहां पर एक तरफ रसोई गैस के दाम घट रहे हैं, नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल, दरअसल इसको दोनों को एक साथ जोड़ के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रसोई गैस की जो कीमतें घटी हैं वो बिल्कुल अलग है। अभी जो कीमतें बढ़ी हैं नेचुरल गैस की कीमतें, इसका रसोई गैस की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके घर में जो गैस पहुंचती है, किचन में गैस पहुंचती है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल आपको याद होगा किरीट पारेख कमेटी के आधार पर सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को तय करने का एक फॉर्मूला निकाला था। उस फार्मूले को नोटिफाई किया गया था। उसके हिसाब से सरकार हर महीने की अंतिम तारीख को ये नेचुरल गैस की कीमतों को तय करती है। अब जो नई कीमत तय की गई है वो पहले जो थी वो $7.85 पर MMBTU थी। अब उसे बढ़ा करके $8.6 पर MMBTU कर लिया गया है। लेकिन ये जो नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन में साफ तौर से लिखा है कि जो सीलिंग वाला प्रावधान था वो अभी भी जारी है। बता दूं कि सरकार ने $6.5 पर MMBTU का सीलिंग लगा रखा है। ये सीलिंग जो है, ये सीलिंग ऑयल इंडिया और दो कंपनी है, ऑयल इंडिया और ONGC, वो जो APM गैस से जो APM फील्ड से जो गैस निकालती हैं, जो नॉमिनेटेड फील्ड उनको दिया गया था, उससे जो गैस निकलते उसके लिए सीलिंग तय किया गया है। वो सीलिंग अभी बरकरार है। उस सीलिंग की सरकार समीक्षा 2 साल बाद करेगी। तो ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो आम लोगों तक जो गैस पहुंचती है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। $6.5 पर MMBTU की सीलिंग बरकरार रहेगी। जो ONGC और ऑयल इंडिया के नॉमिनेशन वाले फील्ड से जो निकलती है, ये बाकी गैस के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं जो 1 तारीख से लागू होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए लागू होगा, ये लार्जली उनको शायद पास ऑन करना पड़ेगा, जैसे पिछली बारी भी किया था या करते आए हैं। बिल्कुल जी, वो उनके लिए पास ऑन करना पड़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए पास ऑन होगा। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये चूंकि अब चुनावी मौसम में सरकार आ चुकी है तो वो हो सकता है कि पास ऑन करने से इसको कतराएं। लेकिन एक औपचारिक फार्मूला जो है, उस फार्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं तो वहाँ पे कीमतें बढ़ना लाजिमी होता है। लेकिन ये तय कहना कि यहाँ कीमतें बढ़ गई तो वहाँ कीमतें बढ़ना पूरी तरह से तय है, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना अभी, चूंकि इसको राजनीतिक नजरिए से देखें तो। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाई है और वो जिस नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाई हैं उसी की सप्लाई वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाता है, LPG के पास नहीं के बराबर जाता है या फिर कहीं कि नहीं जाता है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल प्राइस हाइक तो भूल जाइए अब आप, खैर हर्षिता। मैं इसलिए बोल रही थी तो एक सीधा क्योंकि कंपनी हमारे घरों में वो पाइप गैस आती है, वो सिलेंडर नहीं आता, तो मैं वो बोलती अब क्या हम ऐसी सिचुएशन में कि ये महंगी पड़ेगी और वो सिलेंडर के दाम घट गए। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर आप सिलेंडर के प्राइस सबके लिए कम करोगे, अगर सिर्फ उज्ज्वला के कम हुए होता ना तो मैं एक बार के लिए कहता भी कि शायद ये पास ऑन होगा। लेकिन नॉन उज्ज्वला के लिए भी अगर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब भी बहुत क्लियर है कि वो एक मिडिल क्लास को भी थोड़ा सा देख रहे हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं। वैसे भी अब फ्रैंकली बोलूँ ना मैं, तो अब हम पाइप नेचुरल गैस का जो मैं प्राइस देता हूँ आजकल, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिलेंडर, मतलब पहले एक जो फ़र्क होता था, अभी आजकल इसका भी 1800 का बिल आता है। मतलब इसमें बस ये है कि इसमें 2 महीने में एक बार आता है। हाँ। हमारा महानगर गैस का, लेकिन आता है बिल, ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ये टेक्निकली एक तरीके से नेगेटिव ही देखा जाएगा। खैर, राजेश अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ, उनको जोड़ लेते हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो सिटी गैस कंपनीज पर आपका व्यू, फिर आपके पिक लेंगे। गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता जी, वीरू जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। सिटी गैस की अभी जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे कि जो प्राइस हाइक्स हुई हैं उसमें फ़िलहाल कहना मुश्किल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं भी पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूँ और इलेक्शन ईयर को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से कटौती कल घरेलू गैस में की गई है, 200 रुपये नॉर्मल में और 400 उज्ज्वला में, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ऐसे कोई बढ़त इसमें नज़र आएगी नया जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क कंपनीज़ में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से खास अगर कहा जाए तो जिस तरीक़ा से पिछले कुछ दिनों में हमने गिरावट देखी है IGL में, MGL में, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के लंबी अवधि का नज़रिया, लंबी अवधि से मेरा मतलब क्लियरली 12 से 18 महीने का है, तो वहाँ अवधि हो, वो अवधि में वो निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए अवॉइड ही रहेगा। ओके, तो शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए अवॉइड। नजरें आपकी होनी चाहिए MGL
IGL जैसे प्लेयर्स पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको याद होगा हाल फिलहाल गुजरात गैस ने एक प्राइस एक्शन लिया था और फर्टिलाइजर कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। MGL IGL आपके लिए MGL तो इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है काउंटर। गाबा सर, इस पर आपका कोई व्यू है? MGL IGL कोई ट्रेड दिख रहा है? MGL में ट्रेड परसों शायद करीब था, आज भी एक बाय मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 1028, 1050 एक लॉजिकल टेक्निकल टारगेट से आना चाहिए, वहां तक जा सकता है बिल्कुल। इट्स मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा करीब 1020 का। इंद्रा ग्रेस मैं देखता हूँ IGL का, यहाँ पर भी ट्रेड है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक MGL एक बेटर ट्रेड बनेगा। ओके, MGL बेटर ट्रेड बनेगा। अच्छा चलिए, राजेश जी, मारुति पर क्या व्यू बन रहा है? 10,000 क्रॉस किया जिस तरीके से इसने, यहाँ क्या व्यू लेंगे आप? हम बहुत बुलिश हैं स्टॉक में। लगातार हमने आपके द्वारा चैनल पे ये कहा है कि 4 व्हीलर्स में मारुति और 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो हमारी ऑलवेज से पसंद रही है, और ये जो पड़ाव 10,000 का पार किया है, ये टेक्निकली कहा जाए तो एक बड़ा पड़ाव हो सकता है, बट अदरवाइज हम समझते हैं कि यहाँ से भी अभी रास्ते और हैं और ऊपर की ओर जा सकता है। कारण कई है कि अगर आप कहोगे कि पैसेंजर व्हीकल में इनका मार्केट शेयर कम हो गया है, मानता हूँ कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी लीडर हैं, ये कम हुआ है फिर भी मार्केट लीडर यही है, फिर वो चाहे एंट्री लेवल की कार हो या चाहे हाई एंड कार हो। EV में ये अपनी स्पेस बना रहे हैं, नए लॉन्चेस लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद इनकी एक बोर्ड मीटिंग है जिसमें स्टॉक स्प्लिट की भी बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें बहुत तरीके से इस बात की ओर इशारा कर रही है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने ये भी मीडिया के हवाले से देखा था कि कुछ बड़ा एक्सपेंशन करने वाले हैं जिसके लिए नए रुपए लगाने वाले, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में बिल्कुल जिन लोगों को भी ऑटो में अपनी पोजीशन बनानी हो तो ऑफकोर्स मारुति एक टॉप पिक रहेगा इसमें, और इसमें बिल्कुल खरीदारी ही करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मारुति पर एक व्यू आता हुआ, ये एक बड़ा साइजेबल मूव दिखा रहा है काउंटर, और यहाँ पर और भी मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक बार निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आते हैं और फिर ऑटो में डिटेल में चर्चा करेंगे। निफ्टी IT का लेवल आपके सामने 0.43%, एम्फेसिस पर एक मजबूत बाय साइड का ट्रेड गावा साहब ने दिया, लेकिन दिग्गजों में टेक महिंद्रा, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो सब में तेजी है। आशीष चतुर्मोता, आपका प्रिफर्ड ट्रेड क्या रहेगा दिग्गजों में? जी, तो यहाँ पर पे जो मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी ऑब्वियसली जो नया एंट्रेंट है निफ्टी 50 में, LTI, माइंडट्री, वहां पे हमारा पहला चॉइस रहेगा। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, स्टॉक ने 5,100 पे एक बड़ा बेस बनाया, और ये यहाँ से अगर से ब्रेकआउट होता है तो आप 6,000 रुपए तक की अपसाइड भी पोजिशनली इसके अंदर देखेंगे। फॉलोड बाय HCL टेक, मुझे लगता है HCL टेक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन का भी कंफर्ट काफी अच्छा रहा है, तो मेरे हिसाब से HCL टेक के अंदर में 1100 का एक बहुत अच्छा बेस बना है, और पोजिशनली मुझे लगता है HCL टेक एक आउट परफॉर्मेंस पूरे लार्ज कैप IT के अंदर करेगा। बट हर्षदा, जहाँ पे क्लियर स्ट्रेंथ है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेकंड और थर्ड जो हम उसमें देखते हैं वहां पर पे IT के अंदर तेजी है, तो चाहे वो LTTS, परसिस्टेंट, कोफोर्ज जैसी बात करें, या नीचे में अगर से देखें तो बिरला सॉफ्ट की हमने पहले बहुत चर्चा की थी, अभी मुझे लगता है इंटेलेक्ट जैसे स्टॉक, इनके अंदर काफी अच्छा इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर पे टियर 2 जो IT है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, टियर 2 IT में ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव्स और ज़्यादा मजबूत रोल ओवर देखने को मिला है। मैं उसी का उल्लेख करने वाली थी। आप एम्फेसिस देखिए जो गावा साहब मेंशन कर रहे थे, 92% का रोल, बिरला सॉफ्ट 85%, 80% से ज़्यादा का रोल ओवर, परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स में। तो यहाँ पर आज ही नहीं, ये शॉर्ट लिव तेजी की बात नहीं हो रही अनुज, परहैप्स लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से आगे ज्यादा बेहतर दिन आते हुए दिखाई देंगे। एब्सोल्युटली हर्षदा, देखिए कल भी हमने मेंशन किया था, आज सुबह भी ये चर्चा हुई थी, और ये इकलौता इंडेक्स था जो पूरे ऑल थ्रू अगस्त 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, और इनफैक्ट निफ्टी IT इंडेक्स आज 52 वीक हाई के काफी करीब था। इकलौता एक मिसिंग पीस था इसमें इन्फोसिस ने भी पोस्ट रिजल्ट वो जो गैप था वो फिल कर दिया था। जब भी स्टॉक्स खराब नंबर पर पॉजिटिवली रिएक्ट करें तो एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, IT में बॉटम बन चुका था, ये चीज बहुत क्लियर थी, और अब मेरे ख्याल से IT शायद आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है पिछले कुछ दिनों में जो US से डेटा आया है और जो US की इकोनॉमी कूल ऑफ हुई है, उससे जो एक साइन मिला है कि अब फेड रेट हाइक नहीं करेगा सितंबर में,
और अगर सितंबर में रेट हाइक छोड़िए, अगर फेड ने ये बोल दिया कि बस अब हम एक डाविश पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये रैली और बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो वैल्यूएशन जो कंप्रेस हुए थे वो वापस आईटी कंपनियों के थोड़े से बढ़ेंगे। अब इसमें सवाल ये आता है कि अगर यूएस इकोनॉमी कूल ऑफ होगी तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। आई थिंक उसको मार्केट डील कर लेगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से मार्केट को एक वैल्यूएशन रिलीफ मिल रही है, इसकी वजह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं। मिड कैप आईटी खैर अपनी अलग ही कहानी चल रही है। मिड कैप आईटी में तो डिक्लाइन आई ही नहीं थी। मिड कैप आईटी तो एक अपना अलग ही वो परसिस्टेंट हुआ, कोफोज हुआ, आई थिंक परसिस्टेंट तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। कोफोज भी ऑलमोस्ट वहाँ पहुंच गया इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बाद भी। यहाँ तो खैर क्लियरली बाइंग इंटरेस्ट है। खैर एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग बात करते हैं। और कल से ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, कल और परसों सारे नंबर्स आएंगे, तो यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जब गणेश चतुर्थी शुरू होगी तो ऑटो सेल्स में पिकअप की उम्मीद है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन की तैयारियां डीलर्स एक महीने पहले ही करते हैं, तो अगस्त की जो डिस्पैचेस हुई हैं होलसेल साइड पे, वहां जबरदस्त पिकअप होने की उम्मीद है। अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स की, तो यहाँ भी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। 4 व्हीलर्स में क्योंकि सीएनजी और नए लॉन्चेस, ये दोनों ही चीज़ों के वजह से अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ होने की उम्मीद है। यहाँ भी आप एक्सपेक्ट कीजिए डबल डिजिट ग्रोथ होगी। जहां तक कि 2 व्हीलर्स का सवाल है, एक्सपोर्ट मार्केट सुस्त है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट खास करके रूरल मार्केट्स में आपको पिकअप देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस महीने के जो अगस्त महीने के ऑटो सेल्स आने वाले हैं, यहाँ आप अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं, कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स से। और अशोक लेलैंड का जो एस्टिमेट है हमारा, वो है लगभग 15,000 यूनिट से थोड़ा ऊपर 8% की यहाँ ग्रोथ रहेगी। और लगभग 3.5% की ग्रोथ आपको टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल और ऑटोमोटिव बिजनेस दोनों मिला के आपको आती हुई नजर पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स जैसे कि मैंने कहा थोड़े फीके रहेंगे टाटा मोटर्स के लिए भी। जहां तक कि मारुति का सवाल है, प्योर प्ले डोमेस्टिक सेल्स आपको डबल डिजिट में ग्रो होते हुए दिखाई देंगे और ओवरऑल सेल्स आपको लगभग 12% का ग्रोथ आती हुई यहां नजर पड़ सकती है। लगभग 1.85 लाख यूनिट्स आप एक्सपेक्ट करिए मारुति का सेल्स फिगर हो सकता है अगस्त 23 के कार्यकाल के लिए। जहां तक कि ऑटो और ट्रैक्टर डिवीजन का सवाल है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, तो यहाँ 7 से 8% की आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है ट्रैक्टर्स के लिए, तो ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ 23-24 हज़ार यूनिट्स के आसपास आप ट्रैक्टर सेल्स एक्सपेक्ट कीजिए महिंद्रा के लिए। 2 व्हीलर्स पे आते हैं, बजाज ऑटो 18% की डिक्लाइन आपको दिखेगी और यही एक ऑटो कंपनी है जहां आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी इतनी बड़ी, क्योंकि जो इनके अफ्रीकन मार्केट्स हैं यहां आपको सुस्ती दिखाई पड़ रही है। तो एक्सपोर्ट्स अगर आप छोड़ दें तो नेट डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट्स कमजोर है, जो कि अभी भी 30-40% ओवरऑल सेल्स स्पाइक का था, वहां इंपैक्ट है, तो थोड़ी बहुत सुस्ती एक्सपेक्ट कीजिए। लेकिन आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, इन तीनों प्लेयर्स की सेल्स में आप 5 से 7% की ग्रोथ देखेंगे, स्पेशली स्कूटर सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इंपैक्ट है यहां भी, लेकिन उसके बावजूद आपको दिखेगा कि ये 3 प्लेयर अच्छी ग्रोथ इस अगस्त के महीने में पोस्ट कर सकते हैं। तो हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड के लिए ज़्यादा बेहतर, बजाज के लिए ऑफ कोर्स वो एक्सपोर्ट मार्केट पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स पर पहले एक व्यू लेकर आते हैं। शिल्पा, कंसिडरिंग आप देखिए सारे काउंटर्स, हीरो मोटो का हाल हमारे सामने, करीब 1% का डिप। बजाज ऑटो में भी कुछ करेक्शन आज के दिन। टीवीएस एक बड़ा आउट परफॉर्मर था और ये थोड़ा सा ब्रीदर लेता हुआ दिखाई दिया है हाल फिलहाल में। आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी, कहां पर आपको लग रहा है ज्यादा बेहतर रिटर्न्स चार्टिकली देखने को मिल सकते हैं, जहां पर रूम है कुछ एक पुल अप की, इफ एट ऑल ये कंपनी सरप्राइज करती है या फिर कुछ बेहतर आंकड़ा डिलीवर करती है? अगर यहाँ पे हर्षिता जी हम लोग पूरे ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स अशोक लेलैंड लीड कर रहा है। यहाँ पे 205-210 के टारगेट्स हम लोग ऑन इमीडिएट बेसिस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1-2 सीरीज में आते हुए मिलेगा। उसको छोड़ के भी अगर हम लोग देखेंगे तो टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छे सेटअप के साथ है। अभी यहाँ पे फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है सितंबर में अराउंड 606। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 635-640 के टारगेट्स आपको बहुत इजीली अचीव करते हुए आप देख सकते हैं काउंटर को। हीरो मोटर भी अबव 3000 आपको बहुत तो जल्द आपको 3200 के लेवल्स दिखाएगा। वहां पे बजाज ऑटो की बात करूंगी तो 4600 पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बेस है, तो ये अभी भी बाय पे ही है। आपको ऑन डिक्लाइंस इसको बाय करते रहना है। ये आपको आने वाले दिनों में 5000 तक के भी लेवल्स दिखाएगा। 5000 तक के भी लेवल्स पॉसिबल हैं। निफ्टी लेकर आइए अभी के लिए, लेकिन अभी 19277 पर हम निफ्टी में, और अब मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट हो गया है। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट रेड में आ गया मिड कैप इंडेक्स,
और बैंक निफ्टी अब 44,000 के नीचे और काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पर आपको दिखाई देगा। ज़रा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं। देखिए HDFC बैंक क्लियरली अभी भी टॉप पर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन ITC अब जुड़ना शुरू हुआ, ITC नंबर 2 पर। और ITC का इंटरडे चार्ट देखिए, और 2-3 दिन से कोटक में काफ़ी वीकनेस है। कोटक का भी इंटरडे चार्ट देख लेते हैं। ये 2 स्टॉक्स लेकर आइए, ITC और कोटक इंटरडे। मानस, दोनों पर व्यू दीजिए अपना, ITC और कोटक। क्लियरली दिख सकता है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और इम्पॉइंट ये है कि अब ये 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने वाला है, उसके नीचे फिसल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर दिया है, नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज को कट किया है ऊपर की तरफ से, तो सेटअप नेगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ITC में गिरावट और बढ़ सकती है। शायद हमें 410 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो अभी तो यहाँ पर इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। जहां तक बात देखिए कोटक बैंक की, यहाँ पर भी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 1785 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1720 के टारगेट सेट करना है। ओके, बिल्कुल। राजेश जी, आपका व्यू क्या होगा खासतौर से ITC पर अब इस समय? ITC पे मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ। इनफैक्ट मैं शायद अकेला ऐसा था तो 150 के लेवल से बुलिश ही बोलता आ रहा था, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि किसी की लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, फिर वो चाहे उनके FMCG डिवीज़न में हो या सिगरेट डिवीज़न हो। सिगरेट डिवीज़न में तो वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रही है, EBITDA मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं, कैश पॉजिटिव कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एग्रेसिवली वो नए लॉन्चेस कर रहे हैं या छोटी छोटी कंपनियां अधिग्रहण कर रहे हैं या डेयरी मार्केट में जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस स्टॉक में बहुत बुलिश हैं। और आज की डेट में भी अगर आप देखो तो डिविडेंड यील्ड जो है वो 4-5% के आसपास की बैठ रही है। अच्छा खासा कैश पड़ा है बैलेंस शीट में। मुझे लगता है कि स्टॉक को लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में आपके होने ही चाहिए। 150 से 500 की जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है, अब 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी दिल्ली बहुत दूर है और यहाँ से बहुत ऊंचे लेवल्स हो सकते हैं। तो ITC आगे एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहेगा, तो बाय साइड की तरफ ही बैठे डिप पर खरीदारी का ही मौका अग्रवाल साहब ढूंढेंगे। रचना वैद हमारे साथ जुड़ गई है एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव के लिए। और रचना आफ्टरनून, आपका ट्रेडिंग पिक किस समय का? सॉरी, आपका पिक क्या रहेगा इस घंटे का? जी मेरे पिक इस घंटे शॉर्ट साइड पे रहेंगे और मेटल की काउंटर्स में रहेंगे। मेटल्स में बहुत सारे काउंटर्स में आज सिमिलर मूवमेंट है और सारे के सारे काउंटर्स में अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस आया है अपर लेवल पे और वहां से डाउन जा रहे हैं। तो हम 2 काउंटर्स को सिलेक्ट करेंगे, वन इज हिंडाल्को और द अदर इज JSW स्टील। जहां तक हिंडाल्को के फ्यूचर्स की बात करेंगे, हम ऑब्वियसली सितंबर की बात करेंगे, तो ये काउंटर जब तक 465 के नीचे रहेगा हिंडाल्को फ्यूचर्स, तो डाउन साइड पे यहाँ पे 455 एंड 453 की तरफ ये सब आने वाले दिनों में हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। और जहां तक JSW स्टील की बात है तो इसमें भी वीकनेस है। ये काउंटर जब तक 792 के नीचे रहेगा तो यहाँ पे सितंबर फ्यूचर्स के हिसाब से हमें 776 का लेवल नजर आ सकता है। ओके, चलिए फिर ये इस समय के पिक JSW स्टील पर एक सेल कॉल। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की। बाजार में पिछले कुछ सालों से एल्गो ट्रेडिंग का एक फैशन सा चल पड़ा है। पहले यहाँ सिर्फ इंस्टीट्यूशंस एल्गो का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब रिटेल, प्रॉप डेस्क, हर कोई एल्गो का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें एक होड़ लगी लिस्ट से। लेकिन इसमें कुछ बड़े रिस्क भी हैं और इससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इसका एक नज़ारा 11 अगस्त को दिखा। उस दिन बैंक निफ्टी की 45,700 की पुट 1300 रुपये का पुट का भाव कुछ ही मिनटों में 90% गिर गया। और ये हमें पता नहीं चलता अगर हम सुबह सुबह वो आर्टिकल नहीं पढ़ते CNBC डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष नायर का, तो वो काफ़ी आई ओपनिंग था। तो संतोष को जोड़ लेते हैं हमारे साथ स्टूडियो में। संतोष, गुड आफ्टरनून। तो मैं वो देख रहा था आपका, मैं पूछा आपसे उसके बाद। संतोष मेरे बगल में बैठते हैं तो इसके लिए मैं इनसे चर्चा करता रहता हूँ। 1300 का भाव था उसका, 45,700 के पुट का, वो 90 में बिका और एक गलत सौदे की वजह से ये ऐसा हुआ। यहाँ प्रोटेक्शन होता है NSE का नॉर्मली, तो वो प्रोटेक्शन क्यों काम नहीं आया फिर? तो वही ट्रेडर्स भी सोच रहे हैं कि
उनके पास भी कोई फिक्स रीज़न नहीं है, उनको कोई पूरी तरह से पता नहीं कि ये क्यों हुआ, जबकि क्लियरली एनएसई का जो ऑप्शन सेगमेंट के लिए लीस्ट प्राइस प्रोटेक्शन, लोएस्ट प्राइस प्रोटेक्शन, वो उनका लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन का उनका मैकेनिज़्म है, जिसके चलते अगर आप जो कि करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा अवे कोई भी बिड या ऑफ़र डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो ट्रेडर्स है उनका ये मानना है, क्योंकि ये एल्गो जो था वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स वो एक ही एल्गो फॉलो कर रहे थे, तो सभी ने एक ही टाइम पे वो ऑर्डर पुश किया। तो उनको जो भी उनको मिला होगा सजेशन कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और अगर शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेड में एरर था और एक साथ कई ऑर्डर वो सिस्टम में चले गए। ये एनएसई से हमें अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने कहा कि उनका जो सिस्टम है दैट इज़ वर्किंग फाइन, बट ये ट्रेडर्स का कहना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऑर्डर्स जब एक साथ आए तो शायद उस सिस्टम को लगा होगा कि इस समय का फेयर प्राइस ये है और इसीलिए वो एक्सेप्ट हो गया, जिसके चलते प्राइस। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? बेचना था, कॉल बिक गई पुट। तो अगेन ये भी स्पेकुलेशन है, मगर अगर आप वो दिन के कॉल प्राइस देखेंगे तो वो सब 90 के आसपास के रेंज में है। तो मेरे ख्याल से कॉल लिखने के बजाय उन्होंने शायद से पुट और उसी इसमें प्राइस। कुछ क्वांटिटी का कुछ आइडिया आपको? किस क्वांटिटी में डील्स हुई, कितना लॉस हुआ, जिन्होंने बेचा उनको कितना लॉस हुआ? बट इसका तो सिर्फ बाजार में चर्चा है उसका, वी डोंट हैव एनी फर्म नंबर्स। लेकिन अगर उस दिन का आप देखेंगे तो दोनों, जो कि कॉल में भी और पुट में भी, वॉल्यूम्स जो थे 45,700 के जो कॉल और पुट दोनों में थे, वॉल्यूम्स कई ज़्यादा थे। तो मेरे ख्याल से पहले तो वो रॉन्ग ऑर्डर गया होगा और उसके बाद जो ट्रेडर्स ने जो वो ट्रेड किए उनको वो पोजीशंस कवर अप भी करना होगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने शायद वो कॉल में भी उनको कुछ एक्टिविटी करना होगा। तो इसमें रफली संतोष कितना कोलैटरल डैमेज हुआ होगा? क्योंकि अज्यूमिंग मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने एक एल्गो ट्रेड किया, अब वो गलत पड़ा तो मुझे नुकसान हुआ, मेरे साथ अगर 5-6 और लोग थे उनको नुकसान पड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं वो वॉल्यूम में बड़ा मूव देखने को मिला है, सो ऑब्वियसली इट्स इफेक्टेड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो कितना कोलैटरल डैमेज देखने को मिला है बाकी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी, कोई अंदाजा? लेकिन अंदाजा है, क्योंकि जब प्राइस बहुत तेजी से गिरता है, कई सारे जो स्टॉप लॉसेस जो सिस्टम में है वो अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो अभी सब एल्गो का ही खेल है, तो एल्गो अगेन दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन देयर ओन, अपने से और सेल करना शुरू करते हैं, और उसी समय प्राइस भी, ये मार्केट प्राइसेस नहीं थे, ये गलत ऑर्डर का, तो उस तरह से प्राइसेस जल्दी से घूम एकदम रिवर्स भी उतने ही जल्दी हो गए। तो मेरे ख्याल से इसमें अगेन मार्केट में ट्रेडर्स का कहना है कि कई सारे ट्रेडर्स को इसके वजह से कोलैटरल डैमेज हुआ है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट आई वांट टू नो। एनएसई कह रहा है कि अपने सिस्टम्स ठीक है, गलती तो किसी कहीं पर हुई है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर चल रही होगी, इसमें इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे समझे, फिर कितना रिस्क और बढ़ सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और आजकल लोग एआई के सहारे भी ट्रेड करने लगेंगे। Correct. तो ये प्रॉब्लम कितनी और सिवियर हो सकती है और इसका कोई सोल्यूशन है? इज द रेगुलेटर लुकिंग एट इट? We haven't spoken to the regulator on that, but मेरे ख्याल से this is something that authorities को देखनी होगी, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखेंगे 90% लोअर बिड पे, लोअर डिस्काउंट पे एक ट्रेड एंटर हो गया। अभी ये क्योंकि उस दिन का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ रहेगा, मेरे ख्याल से कोलैटरल डैमेज जो मेन इंडेक्स को था वो कम हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये कोई एक्टिव इंडेक्स में होता तो उसके उसमें जो ट्रेडर्स ने जो स्ट्रैटेजी रखे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उनको फिर कैश मार्केट में उसके रिवर्स पोजीशंस लेने पड़े, उस तरह के काफ़ी सारे वोलेटाइल मूवमेंट्स हो सकते हैं जो उस दिन, बिकॉज इट वाज बैंक निफ्टी और वो इंडेक्स, वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक था वो मार्केट से थोड़ा हटके था, इसीलिए मेरे ख्याल से बाकी के मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा। तो दिस इज़ समथिंग जो कि अथॉरिटीज़ को मेरे ख्याल से कुछ देखना चाहिए बारीकी से और इसके लिए कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए, कुछ एक या दो नाम डिस्कस हो रहे हैं मार्केट में, ऑब्वियसली अब वो सही है या नहीं तो इसके लिए हम वो नाम लेंगे नहीं, और एक फिगर भी डिस्कस हो रहा है कि शायद 4 करोड़ का लॉस हुआ। तो 4 करोड़ का लॉस अब डिपेंड करता है किसका हुआ, वो बड़ा भी है छोटा भी है, लेकिन इसमें कोई रिवर्सल के चांस नहीं है इसमें। मतलब ये कोई कई बार जैसे वो होता है कि फैट फिंगर एरर अगर कोई है तो उसमें
कोई मैकेनिज्म होता है क्या ये नहीं, लेकिन हो गया तो, क्योंकि दूसरी साइड पे जो काउंटर पार्टी है उसको काफी बड़ा गेन भी हुआ होगा। और क्या एक संतोष, क्या एल्गो ट्रेडर्स इस भाप में भी रहते हैं, कुछ ऐसे एल्गो ट्रेड्स लगा के रखते हैं कि कल को ऐसा कोई एरर हो जाए तो उनको फायदा भी मिल जाए, ऐसा भी कुछ करके रखते हैं लोग सिस्टम में? हाँ, क्योंकि 2012 में आप देखेंगे तो ये MK के वहाँ से एक रॉन्ग ट्रेड हुआ था, जब जिसकी वजह से निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई थी। उस समय पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने वो लोअर लेवल्स पे ऑर्डर्स ऑलरेडी फीड करके रखे थे, जो बाद में NSE ने डिसअलाउ किया। लेटर ऑन उन लोग ने जब रूल्स चेंज किया कि आप इतने अवे फ्रॉम द मार्केट प्राइस आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये एल्गो में थिंग्स वर्क डिफरेंटली। अब देखेंगे तो जब प्राइस रिएक्ट होता है, अपने आप एल्गोज उस नए प्राइस को रिएक्ट करते हैं। तो अगर एक प्री एग्जिस्टिंग एल्गो होगा कि अगर प्राइस लेटर से 20% या 30% करंट मार्केट प्राइस से नीचे आ जाए तो इमीडिएटली गो एंड बाय। अगर सपोज ऐसा एक एल्गो होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा जब प्राइसेस में रिएक्शन आते हैं। तो इसमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन का नहीं है और कोई वायलेशन ऑफ रूल भी नहीं है। जैसे कि पहले ट्रेडर्स ऑलरेडी और रेस्टिंग ऑर्डर्स डाल के बैठते थे, तो ये एल्गो की वजह से ये पूरा जो है सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए, एल्गो आजकल सबको चस्का चढ़ा हुआ है एल्गो का, लेकिन एल्गो से भी गलतियां होती हैं, कंप्यूटर से भी गलतियां होती हैं, ध्यान रखिए। और इसमें क्या है, आप प्रॉब्लम ये आ गई कि आप जानते ही नहीं है कि ये ट्रेड आपके नाम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि आपने तो एक प्रोग्राम बना के छोड़ दिया, लेकिन उस प्रोग्राम से अगर हल्की सी भी एरर हो गई तो इस तरीके की ट्रेड्स बन सकती हैं जिसमें बड़ा लॉस आ सकता है। सेबी ने भी कहा है काफ़ी कि जिस तरीके से एल्गो ट्रेड्स ने टेक ओवर किया है। अच्छा, एक और चीज़ जो हर्षदा, सेबी की वो जो रिपोर्ट आई थी ना, जो बहुत फेमस हुई थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, उसमें जो पैसा बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा थी कि वो कौन बना रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली एल्गो ट्रेडर्स ही हैं। तो वो ऑब्वियसली उसका एक लोगों को एक थोड़ा लगता है कि हाँ, एल्गो के थ्रू पैसा बन सकता है। बन रहा है तो उसी में अगर पैसा एल्गो के थ्रू बन रहा है तो एल्गो के थ्रू ही बनाओ, मतलब जिसको पैसा बनाना है वो तो ऑब्वियसली वही करेगा। लेकिन हम इसमें अब ये नहीं कह रहे कि एल्गो खराब है। कोई भी चीज़ खराब या अच्छी एक आप टोटलिटी में व्यू नहीं ले सकते। एल्गो के अच्छे पॉइंट्स हैं, एल्गो के खराब पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पर अगर आप बैठे होते, खुद ट्रेड कर रहे होते, तो उसमें भी हो सकता है फैट फिंगर एरर हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये वाली एल्गो की एरर हो गई तो हो गई, उसमें एक बड़ा लॉस भी हुआ लोगों का। तो क्या कर सकते हैं लेकिन एक काम करते हैं, एक बार व्यू लेते हैं इसके ऊपर। आशीष जी, कोई व्यू आपका एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर? आई एम अज्यूमिंग कि अब तो खैर आप PMS में हैं, लेकिन ट्रेडिंग टाइम पे आपने काफ़ी एल्गो पे काम किया होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी एल्गो का जो कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा है अनुज जी, की इसके अंदर में ट्रेंड काफी बढ़ गया। अब तो रिटेल भी, इनफैक्ट मैं परसों ही किसी के साथ बैठा था और वो मुझे अपना पूरा सिस्टम दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया है और अपने ट्रेड्स को देखने के बजाय सिस्टम ड्रिवन कर दिया है। तो ये अब कहीं ना कहीं ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इसमें ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन या बड़े निवेशक इसके अंदर काम नहीं कर रहे। अब कहीं ना कहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट में छोटे निवेशकों ने भी अपना ध्यान लगाया है। इनके बिल्कुल जो अभी आपने बात की, तो हमने ग्लोबली भी कई बार सुना है कि किस तरह की बड़ी रिस्क और कई बड़े जो एक्सीडेंट है वो भी इस तरह के एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि एल्गो क्या, एक मशीन, और मशीन को ये नहीं समझता, एक बार अगर से सेलिंग शुरू हुई तो स्टॉप लॉस का सिलसिला शुरू होता है और वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट बाजार के अंदर क्रिएट करता है। तो मैं बिल्कुल संतोष जी की बात से सहमत हूं कि इसके अंदर में कोई ना कोई रूल आना जरूरी है कि इतनी दूर के स्ट्राइक के अगर से आप पोजीशन लगा रहे हैं तो एक अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश जो आप बाजार में की जाती है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक एरर है और इस एरर में अगर से कोई अनयूजुअल गेन्स बनाता है तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि इसके अंदर आपको कहीं एक बहुत स्पेसिफिक सिस्टम बनाना चाहिए और एक जो स्ट्राइक है उसके लेवल के आसपास कई प्राइसिंग रहना चाहिए। इस तरह के डीप लेवल के प्राइसेस लगाना, ये मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बेसिकली, और ऑफ कोर्स होपफुली आगे एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स भी इस तरह के ट्रेड्स से लोगों को, एक आम ट्रेडर को बचाने के लिए भी कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इस बीच मार्केट में स्थिति बिगड़ती हुई और डे लो इनफैक्ट जो पहला था 19272 उसको ब्रीच करके हम फ्रेश लोज पर आ चुके हैं। इनफैक्ट 260 के स्तर के नीचे गए थे, 259 डे लो था, 264 के आसपास इस समय का ताज़ा ट्रेड है। और मिड कैप्स जो अनुज मेंशन कर रहे थे कुछ देर पहले, तब तो बस नेगेटिव में हम आए थे, लेकिन देखते ही देखते 100 पॉइंट गवा चुका है मिड कैप इंडेक्स। तो जाहिर तौर पर
प्रेशर खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पोजीशंस कहां पर ज्यादा अनवाइंड हुई हैं इसमें आप गौर करेंगे तो अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स हैं, जोमेटो जो एक तरफा तेजी दिखा रहा था वहां पर पोजीशंस कटने लगी है, कमेंस जैसे ट्रेड्स में पोजीशंस कटने लगी हैं। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी और वहां पर विराम लगता हुआ या फिर आप कुछ पोजीशंस अनवाइंड होता देख रहे हैं। आप एक चीज ध्यान रखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट जिसके हम लगातार 2 दिन बात कर रहे थे, 32-36% चढ़ा था ये काउंटर कल और परसों, और वहां पर भी अब करेक्शन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब थोड़े से ज्यादा इनफैक्ट अब मार्केट में कॉशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होना भी चाहिए थोड़ा सा हर्षदा। और देखिए मिड कैप की रैली वन वे नहीं चल सकती, और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी गिरता रहे और मिड कैप चलता रहे, मतलब दो में से एक चीज होनी है, या तो मिड कैप कैचअप निफ्टी कैचअप करेगा या मिड कैप गिरेंगे, ठीक है, दो में से एक चीज तो होगी। और एक और चीज हर्षदा जो हमने डिस्कस की थी, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, हमने एक चीज परसों डिस्कस की थी कि नॉर्मली जब भी मार्केट इस तरीके के ट्रेंड्स दिखाता है जिसमें वो लगातार न्यू सीरीज लो बनाता है, उसमें वो एक्सपायरी वाला दिन सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होता है। जी हाँ। वो 19,223 के आसपास जाने का मुझे रिस्क तब से लग ही रहा था। जिस तरीके का मार्केट का एक महीने का टेक्सचर रहा है, आई थिंक सबसे इजी चार्ट रहा है पिछले एक महीने में निफ्टी का। अगर आप एक महीने का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, आपको कोई लाइन या कोई टेक्निकल टूल भी यूज करने की जरूरत नहीं, नेकेड आई से अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देख लेंगे, ये देखिए ये चार्ट, इससे ब्यूटीफुल चार्ट हो नहीं सकता अगर आप एक लोअर हाई और लोअर लो के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। तो ये देखिए बस ये स्क्रीन पर ये चार्ट अगर आपके सामने है, ये लगातार एक इसे कहते हैं ना, एक पठार होते थे जो हमारे बचपन में पढ़ते थे, एकदम वो उस तरीके का है, एकदम इस तरीके से नीचे नीचे बेसिकली जा रहा है, और ये लगातार उस तरीके का मूव बना रहा है। और एक पॉसिबल है कि एक बार 19,223-24 तक हम जाएं। प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोएस्ट पॉइंट पर हैं इस समय सीरीज के। अच्छा, कुछ रिलेटिवली सेफ स्टॉक्स भी अब गिरने शुरू हो गए हैं। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकर आइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर अब आकर खड़ा हो गया डे लो पर। और एक स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक में पिछले 3-4 दिन से ये सेलिंग आ रही है, और खासतौर से लास्ट के घंटे में काफ़ी सेलिंग आती है। आज फिर कोटक महिंद्रा बैंक अब डे लो पर। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस मार्केट में अगर हमारे जानकार कोई 4 ट्रेड हमारे लिए लेकर आ सकते हैं कि नहीं। चलिए शिल्पा जी आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, यहाँ पे डेफिनेटली आप जो बोल रहे सही है। निफ्टी यहाँ पे एक लोएस्ट डे पे लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज हो रहा है, लेकिन सपोर्ट भी इधर ही है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ से वापस एक राउंड टूवर्ड्स 19,500 टू 19,600 हम लोग एक बार लेंगे, तो सितंबर सीरीज कैन स्टार्ट ऑन अ गुड नोट। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऑटो सेक्टर्स में ज्यादा पॉसिबिलिटी है फॉर गुड अपसाइड, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे सबसे अच्छे लेवल पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेस्ड है। यहाँ पे 590 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। सितंबर सीरीज फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 604-605 पे। आप इस पे पार्टिसिपेट कीजिए। इसका 620 का जो कॉल ऑप्शन है रफली 13 रुपए 13.5 रुपए के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और जो पहला टारगेट है वो 18 रुपए है, फिर 22 एंड देन 26 के भी टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 620 का कॉल टाटा मोटर्स का आप लेकर चले, जो 13 रुपए 20 पैसे पे है और 20 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार। देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए पीवीआर में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप पीवीआर के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर तो अभी बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। पिछले 2 हफ्ते से हमने एक स्मार्ट, पिछले 2 मंथ से हमने काफी स्मार्ट रैली देखी है। लेकिन अभी पोटेंशियल की बात करें तो आई थिंक अभी भी यहाँ पर आपको 1900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं करंट लेवल्स पे भी, क्योंकि कल ही हमने ब्रेकआउट देखा है, फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। तो पीवीआर के फ्यूचर में, सितंबर मंथ के फ्यूचर में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 1803 के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए। 1775 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं सितंबर मंथ के, और 1850 के टारगेट सेट कर सकते हैं। 1800 का कॉल ऑप्शन सितंबर मंथ का लिया जा सकता है। 1800 वाला कॉल ऑप्शन 65 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 49 की स्टॉप लॉस से 85 रुपीज के टारगेट के लिए इस ऑप्शन में भी खरीदारी किया। बिल्कुल। और एक्चुअली जो ट्रेलर देखा मैंने जवान का, लग रहा है देख के कि ये शायद वापस एक बार फिर से 300-400 करोड़ रुपए वाली एक मूवी की तैयारी हो चुकी है। जो पठान ने जितना कमाया था, ऑब्वियसली पठान पिक्चर खराब थी लेकिन चली काफ़ी थी। आई एम होपिंग कि एटलीस्ट जवान पिक्चर भी अच्छी हो। एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो अच्छी लग रही है, लेकिन लग रहा है बॉक्स ऑफिस पर एटलीस्ट 300-400 करोड़ तो मेरे ख्याल से पठान जवान जिस फिल्म को करना चाहिए। आपको लग रहा है शाहरुख खान अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं एक्शन हीरो? नहीं, उनको रियलाइज हो गया है हर्षदा। आई थिंक देखिए शाहरुख खान हमारे टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं, ठीक है। बीच में एक फेज आया जिसमें उन्होंने शायद
कुछ अलग करने की कोशिश की, कुछ उस टाइप की मूवीज़ करने की कोशिश की जो उनको सूट नहीं करती थी। शायद वो ये हर इंसान के साथ होता है। कई बार इंसान होता है, शाहरुख खान 90s में रोमांटिक फिल्में करते थे तो वो उनको लगने लगा कि वो फॉरएवर वही कर सकते हैं, और उसके उनको पिछले 5 जो उन्होंने मूवीज़ की, चाहे वो अनुष्का शर्मा के साथ या कुछ भी थी, लोगों को पसंद नहीं आई, वो लोग वो जेल नहीं की। तो अब उनको रियलाइज़ हो गया कि अब मेरा जो जॉनर है वो एक्शन है, तो अब वो उसमें आ गए हैं। तो ठीक है, वो सबको रियलाइज़ हो जाता है आई थिंक। और वो और ये तो देखिए कमाल की बात, देखिए आप जो बिग मूवीज़ आ रही हैं, सनी देओल ने 65 साल की उम्र में अपनी करियर की सबसे बड़ी हिट डिलीवर की, शाहरुख खान भी वही कर रहे हैं। तो आप अगर बड़े हो रहे हैं तो आप बूढ़े नहीं हैं, आप मैच्योर हैं, बस इस चीज़ को समझिए। तो आपको कुछ भी करना है, ट्राई करना है, नया करना है तो करिए, कोई इसमें वो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अब रचना के पास चलते हैं और चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड है वो एसआरएफ में है। एसआरएफ के काउंटर पे शॉर्ट साइड पे हम प्ले कर सकते हैं सितंबर की फ्यूचर्स को। यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें दिखा रहा है कि 2 दिन पहले के राइज के बाद पिछले 2 दिन में काउंटर ने ऊपर वाले साइड पे 2400 का लेवल निकालने में बहुत ज्यादा तकलीफ फेस करी है, और उसके बाद जो एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस, वो सारी डाउन साइड पे पॉइंट करने लग गई है और ऊपर वाली साइड पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हम इसको शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस अराउंड 2388, और डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 2354 एंड सेकंड टारगेट कैन बी 2340। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसआरएफ सेल साइड का ट्रेड है। अग्रवाल साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? देखिए मिड कैप फंडा में अगर मुझे मिड कैप देने की ही अगर वो प्रेशर नहीं होता तो मैं पीवीआर के साथ जाता, जो मानस ने अभी केटर किया। और अनुज जी बता रहे थे कि 300-400 करोड़ की कलेक्शन जवान की हो जाएगी। मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि शाहरुख खान, विजय सेतुपति, प्रियामणि और एटली की कॉम्बिनेशन में अगर 300-400 करोड़ ही आते हैं इसमें, तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर फ्लॉप की कैटेगरी में आएगी। ये कम से कम 4 फिगर्स में जाने वाली तैयारी में है। मैं राजेश जी कंजर्वेटिवली बोल रहा था मैं एक्चुअली, क्योंकि ये ना क्या होता है, अब 450-500 करोड़ में बोल दूं वो ना हो, तो इसके लिए मैंने वो कंजर्वेटिवली बोला था नंबर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं तो कहता हूँ बाकी आप ना सिर्फ शाहरुख और विजय सेतुपति का कॉम्बिनेशन में 500 करोड़ तो अपने आप आ जाना चाहिए उस कॉम्बिनेशन में। यस, दैट्स व्हाट आई ट्राइम टू से। अगर आप कल की उनकी चेन्नई की जो प्री रिलीज मीट थी या प्रोग्राम था, उस पर थोड़ा देखो 2-3 मिनट, गजब की भीड़ थी, गजब का रिस्पॉन्स है। और इस वजह से मैं समझता हूँ पीवीआर नेक्स्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। जवान के साथ प्रभास की सलार भी आ रही है, जो कि केजीएफ के प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है। खैर, अब आते हैं अपने शो के प्रमाइस पे, मिड कैप फंडा। मैं शेल्बी हॉस्पिटल्स के साथ जाना चाहूँगा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिनकी स्पेशलिटी नी रिप्लेसमेंट में थी, और अब ये ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी वगैरह दूसरे स्पेशलिटीज़ में भी मूव ऑन कर रहे हैं। 2000 बेड की इनकी कैपेसिटी है, जो कि 1200 बेड तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। कुछ एक्विजिशन इन्होंने यूएस में एक कंपनी की करी, जिसमें ये इम्प्लांट बिजनेस में बढ़ने वाले हैं। 15% मार्केट शेयर इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट में है, और जो डाइवर्सिफिकेशन ये दूसरी तरफ कर रहे हैं न्यूरो साइंस वगैरह में, उनसे इनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और हमें भी लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स वहाँ से आएंगे। ग्रोथ आउटलुक इम्प्लांट बिजनेस से बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस वक्त अगर कहा जाए तो 100 मिलियन तक जाने की FY25 पे बात कर रहे हैं, जो कि अभी 12-13 मिलियन की ही है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की ग्रोथ वहाँ देख रहे हैं, और फोकस इनका एक्सपेंशन पे है, जो कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ जाना चाहेंगे, जो कि एसेट लाइट होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बिज़नेस में होने के बावजूद भी कंपनी नेट डेट फ्री है। करीब 125-150 करोड़ का कैश कंपनी में पड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा मूव दे सकता है। साल भर में कम से कम 30-40% की अप मूव अगर हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये हमारी बाय कॉल रहेगी। ये बाय कॉल रहेगी शेल्बी हॉस्पिटल्स। तो चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए एक बार। शिल्पा जी ने टाटा मोटर्स यहाँ पर एक कॉन्ट्रा कॉल लिया है अभी, सितंबर का कॉल ऑप्शन सपोर्ट पर है। ये सितंबर 620 का कॉल ऑप्शन, 18, 22 और 26 के टारगेट, 8 रुपये का स्टॉप लॉस। मानस ने पिक किया पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ पर
अच्छे मोमेंटम की उम्मीद एफएनओ सुपरस्टार के रूप में। एसआरएफ है रचना जी की पिक चार्ट का चमत्कार में, और राजेश अग्रवाल ने शेल्बी हॉस्पिटल लिया, हालांकि उनकी भी पहले पिक पीवीआर आइनॉक्स ही थी। हर्षिता, आपने ये सीरीज देखी थी फर्जी? हाँ। उसमें जो मैं तो एक्चुअली विजय सेतुपति का फैन हाँ। उसके बाद ही हुआ। मतलब मैं अमेज था जिस तरीके की एक्टिंग उन्होंने की थी, और एकदम नेचुरली जो हिंदी में एक्टिंग उन्होंने की बहुत शानदार थी। खैर, पीवीआर आइनॉक्स इस समय 1800 रुपये पर मार्केट तैयारी कर रहा है 19250 ब्रेक करने की। हालांकि 19250 का पुट हल्का सा भी नहीं मूव कर रहा है, अभी भी 6 रुपये पर ही है। तो शायद ट्रेडर्स ये मान रहे हैं कि एक 3 PM मूव में शायद एक सपोर्ट दिख जाए 19250 पर, और बैंक निफ्टी में 43900 के आसपास शायद सपोर्ट है, वो भी अभी ब्रीच नहीं हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। एक बार जरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक लेकर आइए वापस 5% की अपर फ्रीज पर। अब ध्यान रखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप ट्रेड करते हुए हो गए हैं 9 दिन। कल ये 10th डे इसका ट्रेडिंग का, तो मतलब कल आखिरी दिन है जिसमें ये T2T सेगमेंट में होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, यतिन के पास चलते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है यतिन। और सेंसेक्स में से तो मेरे ख्याल से आज सेंसेक्स फंड निकल चुके होंगे, आज एक्सक्लूजन हो गया, निफ्टी का भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो ये एक फेयर पॉइंट है, क्योंकि हर एक्सचेंज की एक मेथोडोलॉजी है, और जहां तक कि सेंसेक्स और बीएससी के इंडस्ट्रीज का सवाल है, आज जियो फाइनेंशियल अगर 3 बजे के पहले अपर सर्किट पर रहता है और लोअर सर्किट नहीं लगाता तो सेंसेक्स से ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ध्यान रखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल सब जब डीमर्ज हुआ था तब ये इंडेक्स का ही पार्ट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अपर लोअर सर्किट का यहाँ सिलसिला जारी था। लेकिन जो S&P इंडस्ट्रीज हैं जो बीएससी के साथ बनते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अगर स्टॉक आज अपर सर्किट पे है तो एक्सक्लूजन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। हालांकि अगर आप एनएससी की बात करें तो अगर अपर भी रहेगा सर्किट या लोअर रहेगा, एनएससी जो है इसको डिफर करते रहेगा। तो सबसे पहली बात, आज सेंसेक्स से लगभग एक्सक्लूजन होना तय है। नुआमा की रिपोर्ट के हिसाब से हम नुआमा की रिपोर्ट ही कोट कर रहे हैं, और जहां तक कि सेंसेक्स की सेलिंग का सवाल है, लगभग 6 करोड़ शेयर का रीबैलेंसिंग आज होने जा रहा है। जो सेंसेक्स को फंड्स फॉलो करते हैं उनकी ये सेलिंग है, और लगभग ये 320 के बीच में आपको बड़े वॉल्यूम के साथ होती हुई नजर पड़ेगी। जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, जैसे अनुज ने पहले बताया कि 10 दिन हो गए हैं T2T सेगमेंट में, मंडे से ये T2T के बाहर आ जाएगा, यानी ए ग्रुप की रेगुलर कंपनी जियो फाइनेंशियल बन जाएगी। और शायद तब आप देखेंगे कि क्योंकि ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स को भी अलाउड होता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो फेयर बेसिस पे ये अज्यूम कर सकते हैं हम कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी से भी जो है जियो फाइनेंशियल एक्सक्लूड हो जाएगा, और कुल मिला के सेंसेक्स और निफ्टी मिला के लगभग 15 से 16 करोड़ शेयर की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। आखिर में एक पॉइंट जो नुआमा ने मेंशन किया है, MSCI और FTSE इन दोनों इंडस्ट्रीज ने फैसला लिया है कि जियो फाइनेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड ग्लोबल इंडेक्स का पार्ट रहेगा, तो वहां किसी भी टाइप का डिलीशन या एडिशन नहीं होगा। रिपीट कर देता हूं, सेंसेक्स का आज 6 करोड़ का सेलिंग एक्सपेक्टेड है, और निफ्टी का शायद नेक्स्ट वीक रीबैलेंसिंग डिपेंडिंग ऑन सर्किट देखने को मिलेगा। बिल्कुल यारिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑलमोस्ट 6 करोड़ शेयर्स NSE में ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी जियो के। थोड़ी सी JDR की भी सेलिंग पेंडिंग थी इसमें, ये भी शायद आज इसमें हो रही है, और 3 बजे के बाद शायद जो बाकी की बची हुई सेलिंग है वो शायद यहाँ पर आपको दिखाई दे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इन टाइम फॉर 3 PM मूव, और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। मार्केट में अब 3 PM के मूव का एक इंतज़ार है 19269। हालांकि लोवेस्ट लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है यहाँ पर, और जो कि 19250 का पुट राइडर शायद कह भी रहा था। और इवन बैंक निफ्टी में भी 43900 के पुट राइडर का कन्विक्शन देखकर लग रहा था कि शायद एक बार के लिए फिर से हम इस लेवल को होल्ड करें 43981 बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर 19275। चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं मार्केट की बात करने के लिए। मेहरबून, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस समय, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत तंग कर रहा है, लेकिन मिड कैप्स बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी नहीं चल रहा, लेकिन मिड कैप्स बहुत चल रहे हैं। आई थिंक अनुज जी, हम लोग ने शायद 1 महीने पहले कहा था कि मार्केट को निफ्टी वाइज ज़्यादा फॉल होने की पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि अगर शार्प फॉल आपको चाहिए निफ्टी में
तो बैंक निफ्टी को जोर से लुढ़कना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हो कि निफ्टी में थोड़ी सी प्रेशर है, मेनली बिकॉज SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स, कोटक बैंक आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग। रही बात ओवरऑल मार्केट की, मैं कहूँगा कि पिछले 25-30 साल से जो मार्केट को मैं देख रहा हूँ, इस टाइप की मोमेंटम चेसिंग मैंने शायद कभी नहीं देखी। इतना होता है कि कॉम्प्लेक्स जैसा आ जाता है, आप रोज ऑफिस आते हो, बैठते हो, 4-5 लोग आपको कहते हैं ये स्टॉक कैसा लगता है, वो स्टॉक कैसा लगता है। द प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट इवन हर्ड द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स एंड पीपल आर जस्ट बाइंग ब्लाइंडली इनटू देम। नाउ दिस इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज पीपल आर नॉट नोइंग क्या खरीद रहे हैं। ओवरऑल पिछले 1-2 महीने से मार्केट लुक्स फैली वैल्यूड, इट लुक्स ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं पर ओवर बॉट है। पब्लिक कहती है कि डर लगता है, बट द फैक्ट इज पीपल आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू सेल। सो वाइल प्रोमोटर सेलिंग हुई है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, पॉसिबली एट इट्स पीक द प्रोमोटर्स देमसेल्व्स और द ब्लॉक डील्स व्हिच हैपन, इफ यू सी इट द सेलिंग इज मैक्सिमम, बट पब्लिक, रिटेल पब्लिक इज रिफ्यूजिंग टू सेल इनटू द मार्केट, और दैट इज व्हाई ब्रॉडर मार्केट आप देखो is relatively outperforming the frontline indices. I would personally avoid large caps for now, most of the large caps, क्योंकि अगर मुझे निफ्टी में ज़्यादा रैली यहाँ से दिखती नहीं है तो why should I go and put in money and block my money in a hazy atmosphere in frontline stocks. और रही बात broader market की, while मेरे favorite sectors है, quite a few of the stocks have gone up very sharply and I would wait for a pullback. आई थिंक 3-4 कारण है मेरे को जो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा मार्केट में डर जरूर लगता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मार्केट आफ्टर अ पुल बैक में नॉट गो अप अगेन, मैं कहता हूँ कि ऑन द होल ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 months लिटिल कंसर्न एरियाज विच कम इज नंबर 1 इज द मानसून, जो एक महीने से कह रहा था कि इतने सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रहे थे मानसून पे, नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। उसके कारण शायद इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वी डोंट नो व्हाट RBI विल डू नेक्स्ट। सेकंड इज द रूपी डेप्रिसिएशन, जो कोई बात नहीं कर रहा है। And if you look at the global markets, while US, according to me, should continue to do well despite a small pullback, which is right now happening, but China is basically a market in which everybody is negative, completely friendless. और China का factors देखो, they have cut rates by the most since 2020. They have removed the 50% of stock trade tax. They made it illegal to short sell. उन लोग ने $5.3 ट्रिलियन के मॉर्गेजेस पे दे हैव ब्रॉट डाउन द रेट्स। रियल एस्टेट इंडेक्स इज डाउन बाय 82% इन 2 years। हो क्या रहा है चाइना में? तो चाइना में अगर रेनमिंबी जो है, जो युआन है, इफ इट वीकन्स फर्दर विथ और विदाउट डिवैल्यूएशन, RBI क्या करेगा रूपी को डिफेंड करने के लिए? अगर RBI डिफेंड करना ही पड़ेगा, व्हाट दे विल डू आई डोंट नो, बिकॉज इफ रूपी गोज टू 87-88 इन एन इलेक्शन ईयर, इट्स डेफिनेटली नॉट गुड न्यूज फॉर द स्टॉक मार्केट। So that is another factor which I am sure over the next 15, 30, 40 days people will start discussing about it. And last is, over the next 3 to 4 months, I see a lot of political noise which will disturb retail investors and disturb possibly a little bit of flow coming into the equity markets. तो ये 3-4 factors concern के हैं। मैं कह रहा हूँ कि India is relatively a much more attractive market than most, ना नहीं कह रहा हूँ, but I think you have to be satisfied with some money which you have made, take some money out and wait for pullbacks to go and buy into select sectors, select stocks. अरबुन, मैं आपसे यही पूछने वाली थी फिर, क्या आपने लार्जली ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया अपने पोर्टफोलियो में? कितना कैश पर आप इस समय बैठे हैं? Not more than 10% to be very honest. इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि I am also human, we all are human. आपको अगर मार्केट दिखता है कि अप्रैल महीने से अभी तक निफ्टी हैज गॉन अप ओनली 9%, but I'm sure everybody is happy because people's portfolios are up by 15, 20, 30, 40% vis-a-vis the March 31st NAV. So in such an atmosphere, we all are human, let's be honest. Taking profits away is not very easy. तो आप 100 रुपये निकालते हो और 75 रुपये की अपॉर्चुनिटी और कहीं चुकते हो, and this type of process is keeping on happening into the market and fresh money also. There are a lot of people जो कह रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेट लतीफ जिसे कहते हैं, तो ये होते रह रहा है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज कीपिंग द मार्केट्स अफ्लोट राइट नाउ। सो अगेन आई एम सेइंग, निफ्टी में मुझे ज़्यादा बड़ा फॉल दिखता नहीं, 17,600 आ सकता है, 17,900 आ सकता है, वन रियली डजंट नो, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल, upside from there again we could have, but as I mentioned earlier, the noise about elections, inflation, possibility of rupee depreciation,
weaker monsoon playing into the rural segments can get impacted. So all these are factors which ultimately will make its an ugly presence felt at some point of time. ओके मार्केट में एकदम से नॉक आया वैसे बाय द वे 19236 19235 और अब वो जो सीरीज़ लो की बात हो रही थी वहाँ अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और एक बार एग्जैक्ट लेवल मैं बताया था 19229 था वो लेवल और अब 19234 पर तो आज 19233 तो ऑलमोस्ट आपने एक आज फ्रेश सीरीज़ लो हिट कर दिया और ध्यान रखिएगा 3 से 3:30 बजे की वेटेड एवरेज प्राइस नॉर्मली आप टेक इनटू अकाउंट करते हैं तो प्रेशर तो है मार्केट पे, इसमें कोई डाउट है नहीं यहाँ पर। तो मेहरबून आप इस समय क्या बाय कर रहे हैं, क्या स्टॉक्स आपकी बाय लिस्ट में इस समय? I think favored sectors continue to be defense, railways, hotel stocks, infrastructure, auto ancillaries, not frontline auto ancillaries and power ancillary stocks. And I think actually sectors के stocks अगर आप देखो रुच भाई तो I think most of the stocks have given fantastic returns, much outperforming the frontline indices. The point is incremental money अभी भी डालो, I would hold back. The reason is they have gone up too sharply. और कहीं पर मार्केट हैज एक्स्ट्रापोलेटेड पॉसिबली कि ये होगा, ये अर्निंग्स आएगा। इवन लाइक यू रिमेंबर ईयर एंड हाफ अगो जब मैं स्पेशलिटी केमिकल्स पर नेगेटिव था फॉर द सिंपल रीजन कि कंपनीज वर एक्सपांडिंग कैपेसिटी। आप कैपेसिटी एक्सपांड करते हो, व्हाई शुड योर वैल्यूएशन एक्सपांड? बिकॉज वंस यू एक्सपांड कैपेसिटी यू आल्सो टू गो एंड सेल और वहाँ पे कमोडिटी प्राइसेस कम्स इनटू प्ले, अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कॉस्ट कम्स इनटू प्ले, सो पीपल वर पेइंग वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस एंड दैट कुड आल्सो बी हैपनिंग in some of these favored stocks, sectors like defense and railways right now. I like the story. I'm quite sure अगले 2-3 साल में they'll be much higher than where they are. But they have gone up too much about this will happen and the earnings will come and earnings will come. So virtually these sectors are becoming a little bit overbought. मेरा personal मानना है कि they will do well. I'm invested in them, but to put in incremental money in them, I would wait for a pullback. ओके अच्छा एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन अब आ गई है हर्षदा कि जियो सेंसेक्स से कल से निकल रहा है, जो यतिन ने भी हमें बताया था और देखिए ये सर्किट से एकदम से नीचे आया अपर सर्किट से क्योंकि 3 बजे के बाद जो बची खुची सेलिंग होती है वो होती है तो इस समय वो सेलिंग हो रही है, एकदम से वॉल्यूम जो है वो पिकअप हुआ और अब 8 करोड़ शेयर का वॉल्यूम NSE में हो चुका है। ध्यान देखिए T2T में है तो सारा वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम है, तो इसके लिए ये इस समय अब आपकी स्क्रीन पर ये स्टॉक ऊपरी लेवल से क्लियरली हल्का होता हुआ थोड़ा सा। इनफैक्ट मेहरबून जियो फाइनेंशियल पर आपकी कोई राय है? लिस्टिंग पर आई वाज स्केप्टिकल, आई टोल्ड पीपल कि मत खरीदना बिकॉज ऑफ दैट पैसिव फंड सेलिंग और व्हाटएवर हैज टू हैपन, बट करीबन 200, 210, 215 के आसपास it is a screaming buy according to me. Technical factors will ultimately make its presence felt. Maybe it will not be a part of the Sensex, this, that. Selling may emerge, I'm not saying no. But with BlackRock and Reliance in place, you have to accept the fact that these two are the largest global entities or among the largest global entities. They have clearly stated कि मुझे ये सेगमेंट में जाना है, ये सेगमेंट में जाना है, ये सेगमेंट में जाना है। तो अल्टीमेटली अगर आज मेरा लड़का होता जो शायद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में या प्राइवेट म्यूचुअल फंड में काम करता होता, आई एम क्वाइट श्योर ही वुड बी कंसर्न्ड अबाउट वेयर ही इज गोइंग टू बी 5 years down the line. I personally believe that this two major global companies having come together, I'm sure Jio will go a long way ahead over the next 3, 4, 5, 6 years. It takes its time to play out. Market will anticipate it much in advance again. Stocks will correct here and there. But अगर आप आज लेते हो and you keep it in your safe deposit locker for the next 3 to 5 years, I'm quite sure it will yield decent or maybe very good returns also. So I'm quite positive on this company because of the potential business which these two global entities can possibly get for themselves. मेहरबून IT पर कोई रीलुक आपका कंसिडरिंग पिछले 3 महीने से स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया, इनफैक्ट अब तो स्टॉक अच्छे खासे चल रहे हैं। आई थिंक IT और फार्मा के बारे में कंसिस्टेंटली नेगेटिव होने के बाद मैं कहूँगा अनुज भाई कि एट द प्रेजेंट लेवल आई एम नो लॉन्गर नेगेटिव। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मिड कैप IT हैज जस्ट नॉट कम ऑफ, बट फ्रंटलाइन IT स्टॉक्स हैव फेल्ट द प्रेशर। आई थिंक हेज फंड एक्सपोजर का अगर आप देखो टू मेगा कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, इट हैज क्रॉस 30% फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री।
the institutional money somewhere is chasing this frontline IT stocks. I'm talking globally. It means the institutional money believes that AI is going to be the next big thing. Will AI live up to the hype? That time will tell. But as of now, I think I'm still a little bit negative on the overall structure as far as Indian IT goes, especially the frontline company. But आज के level पर, I personally believe that the downside is limited. And as I mentioned earlier, for the last 1 year, I've been saying that 2023 second half, somewhere there will be a decent buying opportunity. Could be after the second quarter results. मेहरबून, प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, रियल एस्टेट प्लेस? क्योंकि कुछ ही देर पहले हम वो नाइट फ्रैंक का डेटा पढ़ भी रहे थे कि अगस्त का महीना पिछले एक दशक का सबसे शानदार महीना रहा है प्रॉपर्टी सेल्स के लिहाज से। कई सारे यहाँ पर अपार्टमेंट्स बुक किए गए हैं। क्या यहाँ पर आप एक्सपोजर और बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि लार्जली हम देख रहे हैं मुंबई में कोई अपार्टमेंट खरीदना इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, इट्स प्राइमरी अ वेरी लग्जूरियस प्राइस। 2 करोड़ के नीचे आपको कोई एवरेज घर मिलता ही नहीं है। अर्शिदा, मैं इतना कहूँगा कि आपने जो कहा ये नंबर्स फॉर द मंथ वर फैंटास्टिक। मैं हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करता हूँ कि मार्केट स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग इट अ लिटिल बिट इन एडवांस। लेकिन नंबर 2 मैं कहूँगा पॉजिटिव is that the management commentary of most of the property companies has been very positive. Sometimes you wonder कि जरूरी है कि इतना पॉजिटिव रहना, but they have been delivering numbers consistently. So say that बहुत हो गया, I would not agree to that. There definitely could be further upside in property stocks because the language of the management has been very positive. Numbers are showing it. And valuations certainly are not very expensive. और रही बात इन्फ्लेशन की, बिकॉज ऑफ मेनली फूड इन्फ्लेशन, आरबीआई हाइक करेगा कि नहीं? मेरा पर्सनल मानना है कि आरबीआई विल नॉट हाइक रेट्स बिकॉज इट्स रिलेटेड मोर टू द फूड इन्फ्लेशन पार्ट. So that is again a negative which could have come, but I don't see it coming. So property stocks में while incremental money में नहीं डालूंगा. So the frontline property stocks like maybe a Lodha or maybe a Godrej Properties or maybe a rank outsider, a company जो turn around कर रहा है like a Peninsula Land, I will possibly go and put my money into it. राइट मेहरबून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। चलिए, तो ये बात हुई मेहरबून जी से। अब एक बार ज़रा मार्केट का रुख करते हैं और 19233 तक जाने के बाद रिवर्सल आया थोड़ा सा 19267 पर, तो सीरीज लो तक गए हम और फिर वहाँ पर थोड़ा सा एक बेस बना। एक बार मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए, इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स देखिए, आप क्या शानदार मूव आया यहाँ पर। रेड में गया मिड कैप इंडेक्स, ध्यान रखिए। और यहाँ से देखिए, ये अब है हर्षदा एक पावर ऑफ एक्सपायरी, ये एक्सपायरी मैजिक है। और मैं 3-4 स्टॉक्स लेकर आता हूँ जहाँ पर अब आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। सबसे पहले लेकर आइए पॉलीकैब। पॉलीकैब अब इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स बने। BHEL डे हाई पर बंद हो रहा है। GNFC डे हाई पर बंद हो रहा है। GNFC में भी अच्छे मूव्स बने थे। उसके अलावा इंडिया मार्ट, एक्साइड, LIC हाउसिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको डे हाई पर काम करते हुए दिखाई देंगे। एक बार मन्नपुरम लेकर आइए। मन्नपुरम सुबह हमने मेंशन किया था कि आज के बिग स्टॉक्स में से एक होगा क्योंकि रोल ओवर्स बहुत कम थे और ये बैन से बाहर आया था। सुबह 10% रोल ओवर थे, आज 60% रोल ओवर हो गए। यहाँ पर एक बहुत शानदार पिकअप आया, तो मन्नपुरम में अच्छे मूव्स। उसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, कुछ स्टॉक्स जो इस समय हायर लेवल से थोड़ा नीचे आ रहे हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो UPL, गोदरेज कंज्यूमर, PFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय लोएस्ट पॉइंट्स पर आ रहे हैं। अनुज, साथ ही यहाँ पर ये जो MSCI की रीबैलेंसिंग होनी थी तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट अब स्टॉक्स में दिखने लगा है। HDFC AMC में एक इंट्रोड्यू मूव ऊपर की तरफ आता हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। ये देखिए स्पाइक्स अब आने लगे हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल इस लिस्ट में शामिल है। कुछ देर पहले हम कमेंट्स देख रहे थे, कमेंट्स में इतनी रिवर्सल नहीं देखने को मिला है कि वो स्टॉक अभी भी थोड़े सॉफ्टर साइड पर। कमेंट्स, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में अभी भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव बना हुआ है, लेकिन इनके चार्ट्स देखने चाहिए। चार्ट में समझ आएगा कि कितना रिवर्सल, क्योंकि सुप्रीम, HDFC जैसे काउंटर्स में वो दिख रहा है। कमेंट्स डे लो से कुछ अपनी चाल बेहतर करता हुआ। एक्सक्लूजन्स में आप मेरे ख्याल में ACC जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ दबाव बन सकता है, लेकिन HDFC AMC बहुत बड़ा मूव, करीब 2% का मूव। एस्ट्रल में भी, जैसे आपने बोला था, एस्ट्रल में भी लोअर लेवल से अच्छे मूव्स आए। और ध्यान रखिए ये सारे मूव्स कैश में आएंगे ज़्यादातर, क्योंकि
जो बाइंग है कैश में होगी, तो इसके लिए इनमें अच्छे मूव्स आए यहाँ पर। चलिए अब यतिन को जोड़ते हैं, एक बार डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर फीडबैक मिल रहा है वो लेते हैं, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहला स्टॉक जो डीलर्स के फोकस लिस्ट पे है वो एक्साइड, जहां डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं 270 से लेकर 275 के टारगेट्स के लिए। यहाँ काफ़ी बाइंग आपको देखने को मिल रही है सितंबर सीरीज में, और इन जनरल ऑटो एंसिलरीज अच्छा कर रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक आज डीलर्स के रिडार पे है वो ACC, और CNBC बाजार के स्टूडियो से मैं जब यहाँ आवाज़ के स्टूडियो में आया तो 2 मिनटों में स्टॉक ने 40% का स्पाइक दिया है। तो हाँ, ये एक स्टॉक था जहाँ MSCI की आज सेलिंग होनी थी क्योंकि स्टैंडर्ड इंडेक्स से डिलीट हो रहा है, लेकिन देखिए जो स्पाइक आया है प्रॉब्ली सेलिंग खत्म होने का आया है। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ पोजिशनली 2050 से लेकर 2100 तक के टारगेट्स आने चाहिए। 2040 ऑलरेडी सितंबर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, तो एक सडन स्पाइक आया है स्टॉक में। हालांकि डीलर्स को लगता है यहाँ से भी ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। 40 रुपये यतिन शायद बोलना चाह रहे थे, 40% निकल गया मुझसे। लेकिन हाँ 40। और मजे की बात यह है कि रिजल्ट्स जो ACC के आए थे मच अबव एक्सपेक्टेशंस आए थे। इन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस भी बढ़ाया था, लेकिन MSCI में डिलीट होने की वजह से रिजल्ट्स के बाद इसमें मूव ही नहीं आया। और आज प्रॉब्ली स्टॉक में नेगेटिविटी FT के रिपोर्ट की भी थी जो अदानी ग्रुप पे आई है, तो शायद ये कल्मिनेट हो गया कुछ शॉर्ट कवरिंग में आखिर के आधे घंटे में। Oh, absolutely. और आई थिंक बिटवीन ACC एंड अंबुजा, ACC इज मच बिलो ओपन ऑफर प्राइस, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी काफ़ी करीब है एक्चुअली ACC। लेकिन अगेन ध्यान रखिए, अदानी ग्रुप का एक ओवरहैंग है यहाँ पर, वो भी एक इशू है। खैर अब एक काम करते हैं, BTST और STBT कॉल लेना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, BTST या STBT? आई थिंक BTST स्टॉक है। HDFC लाइफ ट्रेड करा है 645 पर, मेरे ख्याल से 660 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 640 HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में तेजी का ट्रेड। रचना, आप क्या ट्रेड देंगी? जी, मेरी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेगा हेवल्स के फ्यूचर्स में। हेवल्स के फ्यूचर्स में यहाँ पे अगर 1377 का एसएल सस्टेन होता है तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 1420 और उसके बाद 1435। शिल्पा जी, आपका BTST ट्रेड? अनुज जी, मेरा BTST ट्रेड पहले HDFC लाइफ था, फिर मैंने हेवल्स भी निकाला था। आई एम हैप्पी कि ये दोनों निकल गए, बट ठीक है, देन आई विल गो विद LIC हाउसिंग फाइनेंस नाउ। मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है। 415 के स्टॉप लॉस से आप लोग यू कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 432 टू 435। ओके, LIC हाउसिंग अब और दो पहले पिक किए हुए ट्रेड्स, तो कंसेंसस वहां पर बन रहा है। मानस, आपका क्या सौदा रहेगा? देखिए एक्साइड पे एक पोजीशन लेके जाएंगे BTST के तौर पे, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने बेस बनाया है और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि वापस पिछले हाईस टेस्ट हो सकते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 269 के आसपास के भाव चल रहे हैं, तो वहां पर आप खरीदारी करिए 266 रुपए। 266 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 275 के टारगेट सेट करेंगे सितंबर के फ्यूचर्स में। ऑप्शन में 270 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 11 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए तो ये इस समय सारी ट्रेड्स पूरी हुई, इस क्लोज को समझते हैं फिर। वेल हर्षिता, क्लोज तो खराब ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सीरीज पे जाकर हम क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं ऐसे में एक चीज़ नोटिस करता हूँ, ट्रेंडिंग सीरीज के बाद नॉर्मली फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज उसी ट्रेंड में रहता है। जैसे कल फ्राइडे, तो कल भी शायद आपको सेलोन रैली का एक ट्रेड देखने को मिलेगा। कल का जो लो बनेगा वो फिर उसके बाद रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अगर कल का लो ब्रेक होगा अगले हफ्ते, तभी मार्केट में और नेगेटिविटी। लेकिन अगर आपने कल एक लो को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद आगे जाते हुए आपने सीरीज के हाई बनाने शुरू किए, तो रिवर्सल आएगा। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी पर, क्योंकि यहाँ पर जो दो तीन बड़े बैंक्स हैं, उनमें अभी भी नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही, खासतौर से HDFC बैंक और कोटक। हालांकि HDFC बैंक में टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई, लेकिन मामला सारा इसी का है। निफ्टी में कोलैप्स बहुत ज़्यादा ना होने का एक कारण ये भी रहेगा कि निफ्टी IT स्ट्रांग है और वो वहाँ क्लोज भी ठीक ठाक हुई, लेकिन मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ है ओवरऑल। तो आप जब तक ट्रेंड दोबारा क्लियर नहीं होता, मेरे ख्याल से मिड कैप्स में रहें। अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कैरी ना करें, कल फ्रेश एक व्यू लेंगे। कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो एक फ्रेश व्यू कल सुबह लेंगे। तो एक नया पर्सपेक्टिव आपके लिए कल सुबह में डेटा पॉइंट्स के मद्देनजर आएगा। यहाँ पर कोई ट्रेड लेने से बचे। फिलहाल 19,250 के आसपास इस समय निफ्टी टिकने की कोशिश में, 4400 के हल्के से नीचे इस समय, 44,000 हल्के से नीचे इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर कुछ रिवर्सल आने की कोशिश चल तो रही थी। आप उसमें देखिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट जाते जाते थोड़ी सी पोजीशंस ऐड हुई है। HDFC लाइफ तो इनफैक्ट मेंशन हो गया। सिप्ला का ट्रेड इनफैक्ट वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, करीब 2% ऊपर
0.5% का इजाफा पिछले 10-15 मिनटों में आया है। मानस, इस पर नजर गई है क्या आपकी? बिल्कुल गई है। देखिए सिप्ला मैंने अभी केवल 4 या 5 दिन पहले अपने 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और वो सपोर्ट लिया था करेक्शन होने के बाद। और अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो नया मूव देखने को मिलेगा उसमें जो पिछला हाई 1275 का था वो ब्रीच हो जाएगा और शायद हमें 1295 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा सिप्ला में तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1240 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1295 1295 तक के टारगेट्स पॉसिबल है सिप्ला में। ओके, 1295 तक के लेवल्स पॉसिबल है। एमसीएक्स में आज दिन भर हमने देखा है खुलने के साथ ही तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। आज क्लोजिंग पर भी आप गौर करेंगे तो 3.5% का इजाफा, लेकिन अगली सीरीज में जो पोजीशंस रोल की गई हैं वो नियरली 93-94% के आसपास की है। शिल्पा, क्या साइन मिल रहा है आपको ये 1690 पर आज का क्लोज और जिस तरह का रोल ओवर एमसीएक्स ने दिखाया? की बात करेंगे तो ये 1700 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव मूव टुवर्ड्स 1900 अप्रोच करेगा। यहाँ पे सितंबर सीरीज में बुलिश एक है सेंटिमेंट, ये हो भी सकता है कि हम लोग 1860 1880 जोन्स एक बार टेस्ट भी करेंगे। तो एमसीएक्स में डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सेफ बाय ओनली वंस इट सस्टेन्स अबव 1700। बिल्कुल। देखिए एमसीएक्स में ना हर्षदा, आपने खुद वो स्टोरी की थी, आपको याद होगा, वो जो टीसीएस वाला सॉफ्टवेयर का सारा मामला था। आई थिंक मार्केट में बज़ ये बन रहा है क्योंकि जो 11 अगस्त को उन्होंने एक कॉन कॉल की थी, उसमें पीएस रेड्डी जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि उनका टारगेट सितंबर एंड से पहले जाने का है। और मेरे ख्याल से कुछ जो फीडबैक मिल रहा है कि उस पर वो काम कर रहे हैं अभी भी, और इसके लिए ये जो स्टॉक है वो इस तरीके की रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, पिछली बार भी ऐसी खबरें आई थी, उसके बाद हमने देखा था क्या हुआ था और उनको फिर वही एफटी वाला ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ा। तो फिर वेट कर लेते हैं, शायद उसमें बेटर रहेगा। लेकिन क्लियरली यहाँ पर इस समय एक मार्केट ही मान के चल रहा है कि शायद ऐसा कुछ अच्छा हो। जो रिकवरी आई थी निफ्टी में, पूरी कोलैप्स हुई, एकदम से कोलैप्स हुई। फ्रेश इंटरडे लो लगा दिया निफ्टी ने। ये देखिए किस तरीके से ए शेप बना, एकदम से जो रिकवरी आई पूरी की पूरी कोलैप्स हुई। 19,230 पर जाकर अब हम बंद हो रहे हैं यहाँ पर। 29 हो गया। हाँ, 229 हो गया। वो एक्चुअली होना ही था। वो सीरीज लो नॉर्मली ऐसा होता ही है कि सीरीज लो नॉर्मली ब्रेक होता है, और इसमें ना आपको अच्छी ट्रेड मिलती है। जैसे 2 दिन पहले अच्छी ट्रेड मिली जब निफ्टी ऊपर था, तब आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि शायद एक बार के लिए मार्केट वापस रिविजिट करेगा। और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक नॉक आया आज तक, अदानी दोनों अदानी ग्रुप स्टॉक्स। लेकिन जो निफ्टी को लास्ट के कुछ मिनटों में नीचे लेके आए स्टॉक्स, उनमें टीसीएस शामिल है। आईटी ने अच्छा किया ओवरऑल, लेकिन टीसीएस शायद अपने किसी कारणों की वजह से टीसीएस डे लो पर बंद हो रहा है। और ये देखिए टीसीएस में गिरावट, और रिलायंस में भी डे लो पर इस समय कारोबार, और कोटक महिंद्रा बैंक, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। जी हाँ, क्लियरली वहां पर भार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट अचानक एशियन पेंट्स में भी एक नॉक आता हुआ। अब टीसीएस एंड बाकी काउंटर्स की तुलना में इसका वेट थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन, लेकिन एशियन पेंट का अगर आप चार्ट दिखाएंगे तो वहां पर भी एक वो स्लाइस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टीसीएस जैसे काउंटर्स, एशियन पेंट जैसे काउंटर्स, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, रचना, इनमें से कोई जहां पर आपको लग रहा है मंदी आप कैरी कर पाएंगी या करना चाहती हैं अगले दिन के लिए, कल के लिए? जी, अगर टीसीएस की बात करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नजदीक है, तो वहां तक का वो कंप्लीट करेगा, ऐसा चांस बहुत ज्यादा है। और टीसीएस का सपोर्ट आ रहा है करीब 3340 के आसपास, तो वहां तक का फॉल यहाँ पे संभव है। और यहाँ पे अगर कोई अपनी फ्यूचर्स वगैरह पे शॉर्ट पोजीशन बनाता है तो उसको कैरी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, सितंबर फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे वैसे निफ्टी की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोज आएगी 19,252 पर। इस समय हम 19,229 पर हैं, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस भले ही डे लो पर हैं, लेकिन क्योंकि 3 से 3:30 बजे का एवरेज लिया जाएगा, इसके लिए जो एवरेज होगी वो आएगी करीब 19,252 पर। 19,252 पर हम बंद होंगे। इसके लिए 19,250 की जो पुट है आपकी, वो आपको ज़ीरो दिखाएगी इस समय, इवन दो आप उसके काफ़ी नीचे हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अब 19,250 की पुट अभी भी ज़ीरो क्यों दिखा रही है, और बहुत लोगों ने अगर वो पुट ले ली है तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्पेशली 3 बजे के बाद अगर आप कोई ऑप्शन लेते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। 3:30 बजे क्या प्राइस है वो मैटर नहीं करता है, 3 से 3:30 के बीच में क्या प्राइस रही है और किस तरीके के ट्रेड्स रहे हैं, उनका एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज लिया जाता है। तो टेक्निकली आप ये सोचेंगे कि 19,250 की पुट मेरी 22 रुपये होनी चाहिए थी इस समय, लेकिन वो आपको ज़ीरो दिखा रहा होगा इस समय, ऑलमोस्ट ज़ीरो क्या हाफ, जितना भी 10 पैसे 5 पैसे जो भी दिखा रहा होगा
वो इसीलिए दिखा रहा होगा क्योंकि एडजस्टमेंट जो आएगी वो उसको 19,252 पर लेकर जाएगी। हाँ, ये 19,250 के पुट, ये उसको 19,252 पर लेकर जाएगी। इसके लिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद हर्षिता के पास जाएंगे बिग वॉल पर। रिलायंस में इस समय अब क्या व्यू बन रहा है मानस? 2400 रिलायंस पर देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने के बाद स्टॉक कोशिश कर रहा है 100 मूविंग एवरेज के नीचे जाने के लिए, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद हमें अभी भी करंट लेवल से भी 50 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। वीक स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए मेरी राय में इस गिरावट पर खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी केवल तभी करेंगे अगर स्टॉक 2430 के ऊपर सस्टेन करेगा। नहीं तो लोअर लेवल पे पॉसिबिलिटी है कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 2350 है, एक बार स्टॉक उसको टच करने की कोशिश करें। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या लेवल्स आगे ये 2400 वाला टिक पाता है या फिर 2350 टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। आप टीसीएस मेंशन कर रहे थे अनुज, इनफैक्ट जाते जाते एलटीआई माइंडट्री में भी जो भी गेन्स थे वो साफ होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 0.87% इसने कूल ऑफ दिखा दिया है। बहुत ही मामूली बढ़त, ये भी इनफैक्ट डे लो के करीब आता हुआ। तो जहां पर अच्छी तेजी बनी भी थी वहां पर लोग वो प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये B2 बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और फाइनेंस, इन दोनों में वीकनेस है। गाबा साहब, फाइनेंस स्पेशली क्या संकेत दे रहा है आपको? संभलने के आसार हैं या फिर ये और पेन साबित कर सकता है मार्केट के लिए? वेल, बजाज फाइनेंस थोड़ा वीकनेस कह सकते हैं कि थोड़ा मोर ऑफ अ फटीग है। आई वोंट से सेलिंग, 7020 पॉसिबल है, स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 7200 के पीछे। बजाज फिनसर्व थोड़ा ज्यादा ही वीक है। यहाँ 1500 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 1470 का एक टारगेट है, पॉसिबल है बजाज फिनसर्व। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं वॉल पर और आज की क्लोजिंग को समझते हैं। फिर हर्षिता, ओवर टू यू। जी हाँ, आज गुरुवार और अगस्त सीरीज का आखिरी दिन और साथ ही साथ इस महीने का भी आखिरी दिन वो कोइंसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगस्त का महीना लार्जली आप कह सकते हैं इतना जोरदार नहीं रहा है, ज्यादा मुनाफा वसूली ही देखने को मिली है। तो लोअर साइड पर ही क्लोज आता हुआ 19,274 के आसपास तक के लेवल्स, 73 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक में आज दिन भर दबाव था, 154 अंकों का नुकसान देखने को मिला। निफ्टी आईटी हमारा आज का सेविंग ग्रेस, लेकिन वहां पर भी जाते जाते आप गौर करेंगे मुनाफा वसूली आई है और सिर्फ 70 अंक ही ऊपर ये रह गया है, जहां पर 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा बनता दिखाई दिया था। मिड कैप्स में भी हमने देखा आज बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, 100 पॉइंट नीचे आया। एमएससीआई रिबैलेंसिंग के चलते थोड़ा सा एक्शन कैश में बनता दिखाई दिया कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में, लेकिन क्लोज जो है वो करीब करीब 32 पॉइंट ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा एक्शन बरकरार रहा। आज के कुछ आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और कुछ मंदी वाले ट्रेड्स भी। तो मंदी कहां पर बढ़ती हुई दिखाई दी है? अदानी ग्रुप एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक में हमने देखा दबाव, अदानी पोर्ट में हमने देखा एक अच्छा खासा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया माफ कीजिएगा, 4% तक का करेक्शन इन स्टॉक्स में बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट लूजर्स अगर आप रखेंगे, कोटक जैसे काउंटर्स, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स, इन सब में हमने देखा है मुनाफा वसूली बढ़ती हुई। आज एफएमसीजी काउंटर्स में खासी गिरावट देखने को मिली है। ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है अच्छा खासा करेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। नेस्ले भी नेगेटिव साइड पर ही रहा है। क्लियरली आज स्क्रीन ज्यादा आपको लाल दिखाई देगी, जहां पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। मारुति, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, ये चुनिंदा काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली है और निराशा इनफैक्ट मुझे ज्यादा हो रही है एलटीआई माइंडट्री, एचसीएल टेक और टीसीएस के क्लोज को देखकर, क्योंकि ये भी अपने गेन्स को होल्ड नहीं कर पाए हैं। तो इवेंचुअल क्लोज आपको आता हुआ दिखाई देगा 19,286 के आसपास, लेकिन दबाव तो रहा है और 19,300 से 19,400 का वो दायरा था जिसके ऊपर नीचे ही हम लार्जली ट्रेड देख रहे थे इस पूरे महीने, और क्लोज अगर आ रहा है वो 19,300 के नीचे ही आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए निफ्टी का हाल, और निफ्टी बैंक के लिए भी ज्यादा कुछ बड़ा टेक अवे नहीं है। क्लियरली प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर हो सके तो चार्ट दिखा दीजिएगा निफ्टी इस महीने और निफ्टी बैंक इस महीने, क्योंकि वहां पर आपको डिस्टिंक्टली देखने को मिलेगा कि कितना पेनफुल महीना ये रहा है। हर ऊपरी लेवल पर लोगों ने मुनाफा वसूली की है और वो लेवल्स को होल्ड कर पाना सबसे बड़ा इनफैक्ट चैलेंज था 19,300 वाला, और उसी के नीचे इस समय वो क्लोज आता हुआ दिखाई दिया है। सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उससे पहले निफ्टी का ये चार्ट करीब 2.5% का करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी में एक महीने में, और साथ ही साथ आप गौर करेंगे
शुरुआत कहाँ हुई थी और ये महीना हम बंद कहाँ कर रहे हैं। निफ्टी बैंक की भी हालत भी वैसी ही होती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक ज़्यादा वीक रहा है, 3-3.5% की गिरावट, और यहाँ पर जो पेन था वो लार्जली एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स की तरफ से ही बनता दिखाई दिया। तो ये इस महीने का हाल रहा। चलिए आज के दिन सीधा सौदा का अपडेट भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये सीरीज हमने देखी एक सॉफ्टर साइड या फिर एक थोड़ी नेगेटिव साइड पर ही जाकर टिकती हुई दिखाई दी है। सीधा सौदा में आज के मुकाबले में आशीष ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट, आरवीएनएल जैसे ट्रेड्स पिक किए थे तेजी की तरफ, सूला मंदी की तरफ रखा था उस ब्लॉक के चलते। नीरज ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए उनमें एक मंदी वाला ट्रेड जी एंटरटेनमेंट, वहीं तेजी में स्पंदना स्फूर्ति, भेल और नैटको फार्मा जैसे काउंटर्स शामिल थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बार शो एंड करने से पहले सिर्फ एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए जरा आज का। वो जो निफ्टी 19,233 पे था 3:29 पर हर्षदा, वो 3:30 पर 19,284 कैसे पहुंचा? एचडीएफसी बैंक की वजह से। ये जो लास्ट मोमेंट पे डे लो से डे हाई तक का सफर लास्ट मिनट में आया 329 पे, ये क्या है? ये सिर्फ एक्सपायरी मैजिक है और कुछ नहीं है। ध्यान रखिए इसमें भी एडजस्टमेंट आएगी, हो गई एडजस्टमेंट, और अब निफ्टी में एडजस्टमेंट हो गई। हमने 19,252 की बात की थी, 19,253 पर जाकर निफ्टी बंद हुआ, और वो इसलिए 1-1.5 पॉइंट इसलिए एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि वो लास्ट के 1 मिनट में जो जिस तरीके से सर्ज आया, वरना वो 19,252 पर ही बंद होना था। खैर, खराब क्लोज, खराब सीरीज रही है मार्केट के लिए। होप यही रहेगी कि सितंबर में शायद बेटर हो। खराब निफ्टी के हिसाब से, मिड कैप के लिए शानदार सीरीज दर सीरीज 6% के गेन रहे मिड कैप में, तो वो काफ़ी अच्छी सीरीज रही। चलिए खैर, कल शुक्रवार है, कल मैं सेकेंड हाफ में नहीं हूँ वैसे, बाय द वे कल सुबह मैं हूँगा, लेकिन सेकेंड हाफ में मैं हूँ, तो सेकेंड हाफ में कल हर्षदा और वीरेंद्र रहेंगे आपके साथ। लेकिन अभी के लिए हर्षदा, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।